जी। आई वॉन्ट समरी ऑफ लास्ट क्लास। आइडिया दे मुझे क्या पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में यही पढ़ा था कि जो पूरी दुनिया वर्ल्ड एक zombies भेड़ चाल चल रही है। कोई भी अपनी फिलॉसफी तो क्या अपने फंडामेंटल्स पे स्टैंड नहीं कर रहा है। एक खिचड़ी बनी हुई है, यही पढ़ा था। ओके, कैन समबडी एल्स गिव मी। थोड़ा बेसिक से बताइए क्या पढ़ा था, मोटे मोटे पॉइंट्स। इनने तो कंक्लूजन दे दिया। नोबडी रियली। आप लोग कानों की मालिश करने के लिए आते हो यहाँ पर कि आप लोग सीखने के लिए आ रहे हो? अगर कानों की मालिश करनी है फिर मैं यहाँ म्यूजिक चलाया करूंगा। बड़ी अच्छी मालिश हो जाएगी बेहतरीन तरीके से। जी। पिछली क्लास के मोटे मोटे पॉइंट्स बता दे मुझे क्या पढ़ा था। हम लोग ने थोड़ा सा नेचुरलिस्टिक फिलोसफी के बारे में पढ़ा था ओके। कि वो फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था बस। हाँ जी कि उनकी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस होती है। कि इनकी लाइफ मीनिंगलेस होती है। एथिस्ट। लेकिन वो तो मजे कर रहे हैं। दुनिया के सारे मजे वो कर रहे हैं अभी। हाँ जी, तो वही आप बता रहे थे कि फिर वो क्यों करते हैं सारा कुछ अगर उनकी लाइफ मीनिंगलेस है। हम्म। ऑलराइट। सी व्हाट आई एम सेंसिंग हियर इज कि आप लोग ना यहाँ मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ कानों की मालिश करने के लिए आ जाते हो बीच बीच में, शायद आपको अच्छा लगता है सुनना। और इट्स योर बाइस वट एवर देयर इज। आप लोग बेहतर जज कर सकते हो। अगर वो मकसद के लिए आप लोग यहाँ पर आते हो तो काइंडली लीव द क्लास राइट अवे। आई एम नॉट हियर टू massage your ears or to make you feel good or put presentations before deaf and dead minds and hearts. I'm here to generate a paradigm of learning, to shift the paradigm of intellect। और वो वापस उन लोगों के हाथों में देना चाहता हूँ, उन लोगों के जहनों में रखना चाहता हूँ जो लोग इसके अहल है। तो अगर आप उस मिशन का पार्ट नहीं हो एंड यू डोंट वांट टू डू दैट देन मोस्ट वेलकम टू लीव द क्लास। डू नॉट एवर थिंक टू कम इन माई क्लास। अगर आ रहे हो तो मेक श्योर कि यू लर्न थिंग्स एंड उसका रिवाइज कर रहे हो, बिकॉज आप पे जिम्मेदारी है। मेरे लिए तो नहीं करना है, जाहिर सी बात है। करना उसी मकसद के लिए जिस मकसद के लिए आपको भी भेजा गया, मुझे भी भेजा गया। सो मेक श्योर थिंग्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड एंड नॉट ओनली दैट। मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये जो कोर्स चल रहा है डिवाइन डिजाइन का, दिस अ पेड कोर्स। हमने पब्लिक कर दिया है ताकि हम चाहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जो अभी ये नखरा और फैशन बन चुका है एथीज्म, ये जहनों से निकल जाए और लॉजिकली रैशनली इल्म के थ्रू, फरासत के थ्रू आपको चीजें समझाई जाए और आप आगे समझा सको लोगों को। तो पेड कोर्स हम आपके लिए फ्री कर रहे हैं, पेड कोर्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोई गेम यहाँ पर नहीं चल रही है। बी वेरी सीरियस व्हेन यू आर लर्निंग थिंग्स। एनीवेज, लास्ट क्लास में आई गेस मैंने फंडामेंटल्स ऑफ एथीज्म के बारे में लेक्चर दिया था और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो एथीस्ट है, अगर वो अपने फंडामेंटल्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो वो खुद तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। बल्कि वो तो अपनी फंडामेंटल्स पे है ही नहीं, क्योंकि जो उनकी फंडामेंटल्स है उसकी जो इम्प्लीकेशंस है, ना वहां पर होप है, ना वहां पर मीनिंग है, ना वहां पर वैल्यू है चीजों की, ना आखिरत का कंसेप्ट है, ना सिन है, ना गुडनेस है, ना मॉरलिटी है, ना पर्पस है, कुछ भी नहीं है वहां पर। और कोई हैप्पीनेस का भी कोई सेंस नहीं है वहां पर। तो इफ दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट इट विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो टू लिव इनटू एज एन एथीस्ट। बट वो वैसा करते नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है फितरत वो एक्सेप्ट कभी कर ही नहीं सकती। तो हर कोई इंसान जो है ना वो अपने आप समझ ले दीन के खिलाफ अभी चल रहा है। दीन इन द सेंस कि हम मुनाफिकत में अभी मुलविस है। एथीज भी अपने दीन के मुनाफिक है, हम भी अपने दीन के मुनाफिक है, इसमें कोई शक में नहीं रहेगा। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। एनीवेज, आज उसी चीज को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और मैं आज के टॉपिक को पहले बता दूं। टाइटल क्या है? टाइटल है कि एथीज्म इज इर्रेशनल। एथीज्म इर्रेशनल है, ये हमारा टॉपिक है। अब इससे पहले कि मैं टॉपिक की डिटेल में जाऊं,
मुझे आप में से कोई रैशनैलिटी डिफाइन कर सकता है? व्हाट इज रैशनैलिटी? एक मिनट दीजिएगा, आई थिंक यू गाइस डोंट हैव द परमिशन टू अनम्यूट। जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हो। डिफाइन रैशनैलिटी। कोई अनबयास, जिसमें कोई बयास ना हो, ब्यास, बायस, सॉरी, मतलब क्या मतलब कोई जिसमें कोई बायस ना हो? क्या कोई चिड़िया है, कोई जानवर है, कोई नहीं, फॉर तोता है? एग्जाम्पल कोई स्टेटमेंट हम बोलते हैं या जो भी हमारी सोच होती है उसमें एक बायस होता है ना, मतलब जिसमें हम, मतलब जिसमें रॉन्ग और राइट बिल्कुल क्लियर हो, कोई बायस ना हो हमारा पर्सनल। किस में? आप अभी भी जुमलों में बोल रहे हो ना, जी। यू आर ट्राइंग टू put pronouns into place. There are gaps to fill. किस में बायस ना हो, किस में चीज ना हो? जी, कोई माइंडसेट। और मुझे बताए। एक्सक्यूज माइंडसेट में बायस ना हो? अच्छा, ये लॉजिकल रैशनैलिटी इस्तेमाल है? करना सर। जी जी। लॉजिकल पे हमें सोचना जहाँ पे इमोशंस ना हो, ज्यादा लॉजिकली सोचे हम। फिक्र करना, सोचना हर एक चीज पे, एंड देन ओके, डिसीजन। लॉजिक किसको बोलते हैं फिर? लॉजिक या रीजन किसको बोलते हैं? सर जहाँ पे हमारे इमोशंस ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, हम उस चीज को ज्यादा लॉजिकली देखते हैं। जो अच्छा, चीज जहां पर अकल इमोशंस ना हो। और रुके 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 रुके, सब्र रखे, सब्र रखे, सब्र। एक सेकंड दीजिएगा, एक का रिस्पॉन्स मैं दे दूं। जो चीजें इमोशनल नहीं होती है वो लॉजिकल होती है। इट मींस लॉजिक जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। लॉजिक में बाइसेस नहीं होती है। लॉजिक में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल होती हैं सर। तो सर लाइक इमोशंस जो होते हैं, हम ज्यादा वो चीज ज्यादा नहीं होती हावी, ज्यादा लॉजिक हावी होता है रैशनैलिटी में। अच्छा, मुझे नंबर आप दे दे, कितने परसेंट इमोशन होने चाहिए, कितने परसेंट नहीं होने चाहिए, सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स। है कोई नंबर किसी ने अभी तक बनाया है कि 10% इमोशन होनी चाहिए, वो ज्यादा है या कम है? 8% होनी चाहिए तो ठीक है? इज देयर सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन जो कि बनाई गई हो? बताइए मुझे। आई डोंट नो सर। जी, चलिए, कोई और बता सकता है मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूं। अकल और सबूत के बेसिस पे डिसीजन लेना। जी, ये बात हुई ना कोहेरेंटली, यानी रैशनैलिटी वो एबिलिटी है जहां पर हम सोचते हैं, समझते हैं, डिसीजंस लेते हैं लॉजिकली एज वेल एज कोहेरेंटली। ठीक है, बेसिक सी डेफिनेशन है ये, आसान सी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। यानी वो डिसीजंस, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स जो कि कंसिस्टेंट हो प्रिंसिपल्स ऑफ जजमेंट, राइट जजमेंट के साथ, उनको हम लॉजिक या रैशनल, उसको हम, उस प्रोसेस को हम लॉजिक या रैशनल कहते हैं। एनीवेज, थोड़ा बहुत आइडिया तो है आपके दिमाग में। अब मैं लॉजिक और रैशनैलिटी की डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट आई होप कि ऊपर ऊपर बेसिक से फंडामेंटल जो है ना वो आपको क्लियर है। अब मैंने टॉपिक आपको दिया है कि एथीज्म जो है ना वो बिल्कुल इर्रेशनल है। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इससे पहले कि मैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दूं, पहले मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं जो कि हमजा जॉरिस ने अपनी किताब में भी दी है। बहुत खूबसूरत एग्जांपल है, ताकि आपके दिमाग में एक ग्रेविटी बैठ सके, आपके दिलों में भी। इमेजिन कीजिए आप एक कैब ड्राइवर हो, और किसी ने कैब आपकी बुक की, आपको ट्रेन स्टेशन पे जाना है। अब वक्त से पहले आप वहां पर पहुंच गए। कुछ टाइम के बाद ट्रेन आती है, वहां से पैसेंजर जो आपके कैब में आने वाले थे वो आ जाते, आपके कैब में बैठ जाते। आप सलाम जवाब करते हो, आप पूछते हो कहाँ जाना है, वो बोलते कि उनको एक होटल की तरफ जाना है जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। आप स्टार्ट करते हो गाड़ी और चलना स्टार्ट करते हो, एंड आफ्टर सम टाइम यू ड्रॉप देम एट देयर होटल। अब थोड़ा सा रिवाइंड करते इसी स्टोरी को। आप इमेजिन कीजिए कि जैसे ही पैसेंजर्स आपके गाड़ी में आ गए, आपने आंखों पे पर्दा कर दिया और उनको बोला कहाँ जाना है। वो बोलते हमें होटल जाना है। आप बोलते ठीक है मैं लेके जाऊंगा। वो बोलते भाई तू हमें नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि तूने आंखों में पर्दा डाला है, तूने ब्लाइंड फोल्ड किया खुद को। लेकिन हम इंसिस्ट करते कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आती है गाड़ी चलाने, मुझे पता है, मैं आपको पहुंचा दूंगा। वुड द पैसेंजर्स डिस्क्राइब योर बिहेवियर एज रैशनल, इरेशनल और इनसेन? ये मुझे बताइए। insane। जी, पागलपन होगा ना ये?
जी सर। मतलब अगर मैं ब्लाइंडेड हूं, मैं कभी भी आपको किसी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं लेके जा सकता हूँ। ये छोटी गाड़ी की ही बात मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आंखों पे पर्दे हैं, अगर मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूं, तो होटल 10 मीटर छोड़े, सॉरी 10 किलोमीटर छोड़े, 100 मीटर भी दूर होगा ना, वहां पर भी मैं आपको गाड़ी में नहीं पहुंचा सकता हूँ। ये लॉजिकल बात है। इसको जो है ना बेवकूफी कहते हैं, और बेवकूफी नहीं, इसको पागलपन कहते हैं। अब ये मैंने एग्जाम्पल आपको इसलिए दी क्योंकि जो पहला वाला टैक्सी ड्राइवर था जिसने प्रॉपर रूल्स फॉलो किए, वो रिप्रेजेंट करता है इस्लामिक थीज्म को। और जो दूसरा टैक्सी ड्राइवर था जिसने आंखों पे पर्दे डाल दिए, वो रिप्रेजेंट करता है एथीज्म को। ये कैसे, जरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोनों, जो मुसलमान है और जो एथीस्ट है, वो प्रिज्यूम करते हैं, इनफैक्ट वो स्टेट करते हैं कि दे हैव द एबिलिटी टू रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास एबिलिटी है रैशनल इंसाइट्स की। हम कुछ प्रेमिसेस को नजर रखते हुए उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जा सकते हैं। हमारे माइंड्स की इकाई, हमारा दिमाग का इनफैक्ट ये इनेट नेचर है, जहां पर एक दो स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं, दो तीन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, उससे हम लॉजिक निकालते हैं, उससे हम उसको डेस्टिनेशन की तरफ निकालते हैं। इसको हम रैशनल माइंड बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि तमाम बच्चे इंसान है, फिर मैं बोलूंगा आमिर एक बच्चा है। अब इससे क्या निकलता है कि आमिर इंसान है। राइट और रॉन्ग? राइट। 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 तो ये हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की, जो भी आपको कहना हो, हमारी एबिलिटी है ये, कि एक दो प्रेमिसेस को, एक दो स्टेटमेंट्स को नजर रखते हुए हम आराम से उसको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्यों बोला वो जो आंखों पे पर्दा पर्दा डालने वाला टैक्सी ड्राइवर था, कैब ड्राइवर था, वो एथीज्म है? वो इसलिए क्योंकि एथीस्ट फॉलो करते हैं फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म को, जो डिमांड करता है, फिलोसॉफिकल नेशनलिज्म क्या डिमांड करता है कि हर कोई चीज जो भी इंसान की मेक में है, दैट इज ब्लाइंड, नॉन रैशनल फिजिकल प्रोसेस। तो इट मींस कि रीजन भी ब्लाइंड है, नॉन रैशनल है, फिजिकल प्रोसेस है। अब अगर रीजन भी ब्लाइंड है, नॉन रैशनल है, फिजिकल प्रोसेस है, तो एज पर दिस डेफिनेशन, क्या कभी हम राइट कंक्लूजन पे आ सकते हैं? यस, नो? नो सर। नो, इट कैन नेवर हैपन। जाहिर सी बात है, नेचुरलिस्टिक फिलोसफर्स का मौकिफ ही यही है कि एक एक चीज, मेरी इमोशंस, मेरी रैशनैलिटी, मेरी सोच, मेरी फिक्र, मेरा दिल का धड़कना, मेरी आंखों का झपकना, मेरे बातों का मुंह से अल्फाज का मुंह से, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन थ्रू मैटर। और वो मैटर किस तरह से आया? इट हैज कम बाय वर्च्यू ऑफ ब्लाइंड, नॉन रैशनल, नॉन इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस। तो जो चीज खुद ब्लाइंड है, नॉन रैशनल है, वो कैसे आपको किसी कंक्लूजन तक लेके जा सकती है? सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, इनफैक्ट वो कहते नहीं है, वो असली मुनाफिक है अपनी चीज के, लेकिन उनके इस व्यू के थ्रू रीजन भी जो है ना नॉन रैशनल है, रीजन भी जो है ना वो ब्लाइंड है। तो जो चीज ब्लाइंड है, नॉन रैशनल है, इन चीजों से ही बनी है, केमिकल नेचर है उसका, वो कैसे आपको किसी लॉजिकल आर्गुमेंट तक लेके जा सकते हैं? तो जब एथीस्ट लॉजिक को यूज करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं लॉजिक को यूज नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को आप यूज करें, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज है, इट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग ह्यूमंस हैव। खाना खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, पानी पीने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, कपड़े पहनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, सांस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचना है, अल्लाह की कसम ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचना है। मैं तो इस चीज का फॉलोअर हूं, मैं तो इस चीज का बिलीवर हूं। लेकिन एथीस्ट जब लॉजिक को यूज करते हैं ना किसी चीज को रिफ्यूट या सपोर्ट करने के लिए, वो असल में अपने दीन के मुनाफिक होते हैं वहां पर, क्योंकि उनके दीन के हिसाब से लॉजिक, रीजन कैन बी डिड्यूस्ड टू नॉन रैशनल ब्लाइंड फोर्सेस। तो जो खुद नॉन रैशनल ब्लाइंड फोर्सेस हो, उसमें मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ? सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि एथीज्म जब गॉड को इनवैलिडेट करते हैं, एथीस्ट जब गॉड को इनवैलिडेट करते हैं, जिस चीज के थ्रू इनवैलिडेट करते हैं वो रीजन है, और एज पर देम, देयर फिलॉसफी, रीजन इज नॉट समथिंग जिसके बेस पे कुछ किया जा सकता है। तभी मैं कह रहा हूं ये लोग अपनी चीजों के मुनाफिक है। तो ये लोग असल में जो है ना वो एथीस्ट नहीं होते, ये कुछ और ही होते, खिचड़ी बनी पड़ी है। तो दैट्स व्हाई आई से एथीज्म इज इरैशनल। अच्छा, इस्लामिक थीज्म मैंने क्यों बोला उस टैक्सी ड्राइवर की तरह है जो देख सकता है, जो आपको एक मंजिल की तरफ लेके जा सकता है? क्यों? क्योंकि इस्लाम बिलीव करता है कि अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, और वो अल्लाह ताला कौन है? वो
सब समी अलीम है, वो सब कुछ देखने वाला है, जानने वाला है, वो हिकमत वाला है। उसी ने हमें हिकमत दी है ताकि इस हिकमत के थ्रू हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, रैशनैलिटी का जो मादा इंसान के दिमाग में है वो सिर्फ और सिर्फ रैशनैलिटी से ही आ सकता है। लेकिन एथीस्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग रैशनल तो है, हमारे थॉट्स रैशनल तो है, लेकिन जिस प्रोसेस से ये आया है वो इरेशनल है। भाई मुझे एक बात बताए, जिसकी बुनियाद ही इरेशनल है, जिसकी बुनियाद ही ब्लाइंड है, जिसकी बुनियाद ही रैंडमनेस है, उसमें रैशनैलिटी कहां से आ गई? क्या इरेशनैलिटी रैशनैलिटी को जन्म दे सकती है? यस नो? नो। कभी भी नहीं। मुझे एक बात बताए, मेरे हाथ में दूध है, मैं दूध के थ्रू आप समझ ले गाय को जन्म दे सकता हूं कि मेरे हाथ में दूध है, अगले दिन वो गाय बन गई? नेवर सर। No. या मेरे हाथ में पानी है, अगले दिन वो दूध तो नहीं बन जाएगा ना? नहीं सर। या मेरे हाथ में जूस का गिलास है, अभी अगले दिन वो चाय का कप तो नहीं बन जाएगा? भाई चाय का कप बनाने के लिए उसमें वो एलिमेंट्स होने चाहिए कम से कम, यस। या वैसी उसकी मेक होनी चाहिए। तो हमारा दिमाग तो नॉन रैशनल, ब्लाइंड फिजिकल प्रोसेसेस जो रैंडम है उनसे बना है, तो रैशनैलिटी कहां से आ गई हमारे दिमाग में? ये जरा एक्सप्लेन करें। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म अगेन एंड अगेन, इल्हाद, deviation from the natural disposition। ये इनका फलसफाई खिलाफ है। और मैं आपको कह रहा हूं, इनमें जो सबसे बड़ा मसला है ना, कि ये लोग उभरे ही है अगेंस्ट रिलीजन। और मैंने आपको बोला किस तरह से उभरे अगेंस्ट रिलीजन, किस तरह से उभरे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो वेस्ट में क्रिश्चियनिटी ने जुल्म ढाया था उसके खिलाफ ये लोग आए थे, और नेचुरली इनकी बायस बन गई थी रिलीजन के खिलाफ। और इनको लग रहा था क्रिश्चियनिटी खराब है तो सारे के सारे रिलीजन खिलाफ गलत है। तो उनने क्रिश्चियनिटी को रिलीजन मान के तमाम रिलीजन को डिस्क्वालीफाई कर दिया। और जब भी कोई रिलीजन वाला बंदा इनको आर्ग्यूमेंट्स देता है, उसको उस बायस के थ्रू रिफ्यूट करते रहते हैं, और अलग अलग तरह की खिचड़ी पकाते हैं, स्ट्रॉ मैनिंग करते हैं, डिडक्शन करते हैं, जो कि इनके अपने फलसफे पे बिल्कुल भी नहीं खड़ा उतरता है। तो पहली चीज, एथीज्म, लॉजिक, एथीज जो है ना वो लॉजिक यूज नहीं कर सकते एज पर दियर ओन नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी। दूसरी चीज, वो इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि हमारा जो नॉन रैशनल, जो ये कहते हैं मादा है हमारा, रैंडम मादा है हमारा, या ब्लाइंड मादा है, ब्लाइंड प्रोसेस के थ्रू है, इसने रैशनैलिटी कहां से लाई है? और अगर लाई है, इट मींस कहीं ना कहीं पर रैशनैलिटी फिट होती है। वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी इनको, वो रैशनैलिटी आती कहां से। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एनीवेज, मैं ना छोटा आर्ग्यूमेंट आपको देता हूं यहाँ पर, एक कॉन्वर्जेशन में यहाँ पर आपके सामने रखता हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स गो रॉन्ग। एक एथीस्ट है, वो मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है कि काबिद भाई, कोई एविडेंस नहीं है खुदा के वजूद के बारे में, खुदा में यकीन रखना ही इर्रेशनल है। अब मैं उसको बोलता हूँ, भाई तुमने तो बड़ी जबरदस्त एजर्शन दी है। इससे पहले कि हम खुदा के बारे में बात करें, मुझे ये बताओ, क्या तुम रैशनल फैकल्टीज में बात यकीन करते हो? या इन अदर वर्ड्स, क्या तुम रीजनिंग में बिलीव करते हो? वो कहते हैं हाँ, जाहिर सी बात है, कोई भी जो बंदा जो रीजन कर सकता है वो तो खुदा को दुत्कारेगा। देयर इज सिंपली नो एविडेंस, इसलिए हम खुदा को दुत्कारते। तो मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, एक तरफ से तुम खुद को एथीस्ट कहते हो, दूसरी तरफ से तुम कहते हो रैशनल फैकल्टीज है, तो ये दो चीजें कैसे मिला रहे हो तुम? वो कह रहे क्या मतलब है आपका, एथीस्ट तो रैशनल होते। लेकिन मैं कहता हूं उनको कि भाई मुझे एक बात बताओ, क्या तुम हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करते हो वाया फिजिकल स्टफ? क्या तुम नहीं बताते हो कि कोई सुपर नेचुरल नहीं है? ठीक है, सब कुछ फिजिकली नेचुरली एक्सप्लेन किया जा सकता है, और जो चीज भी बनी है वो रैंडम, ब्लाइंड, नॉन रैशनल प्रोसेस के थ्रू सामने आई। वो क्या बिल्कुल ऐसी बात है? तो फिजिकल स्टफ अगर ब्लाइंड है, नॉन रैशनल है, तो रैशनैलिटी भी कैसे? तो रैशनैलिटी भी इसका मतलब है ब्लाइंड है, रैंडम है, नॉन रैशनल है। तो ये रैशनैलिटी नॉन रैशनैलिटी से कैसे आ गई? मुझे जरा बताए, कोई चीज ऐसी चीज को कैसे जन्म दे सकती है जिसमें वो पहले थी ही नहीं, या उसका मादा है ही नहीं? अगर रैशनल इनसाइट्स बेस्ड है फिजिकल प्रोसेसेस पे, और वो फिजिकल प्रोसेसेस ब्लाइंड है, तो तुम रीजन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि रीजन के थ्रू चीजें एक्सप्लेन हो सकती है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं देखो, हमारा जो दिमाग है ना वो इवॉल्व हुआ है, और एवोल्यूशन की वजह से ये मसले आए हैं। फिर मैं कहता अच्छा ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू एथिज्म, जो इवॉल्व ब्रेन है उसमें रैशनैलिटी, लेकिन इवॉल्व ब्रेन में भी तो फिजिकल स्टफ ही है ना। इवॉल्व ब्रेन कौन सा मेटाफिजिकल स्टफ से बना है? इवॉल्व ब्रेन में भी मैटर ही है। तो वो मैटर फिर से ब्लाइंड है, वो मैटर फिर से नॉन रैशनल प्रोसेसेस के थ्रू आया है, वो मैटर फिर से रैंडमनेस के थ्रू आया है। तो भाई अगेन तुम कैसे रैशनैलिटी को जस्टिफाई कर सकते हो अपने एथिज्म पे?
तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, वो ना सर्वाइवल के लिए हमारे ब्रेन ने कर दिया। भाई सर्वाइवल के लिए भी अगर ब्रेन ने रैशनैलिटी लाई तो लाई कहां से? ये तो खुद नॉन रैशनल प्रोसेस के थ्रू आया है। इसका तो मैटर जो खुद है ब्लाइंड है। तो मुझे बताओ ना ये रैशनैलिटी आती कहां से है? और जरूरी नहीं है कि सर्वाइवल के लिए रैशनल बिलीफ्स आए हैं और इसका मतलब ये होता है, वो कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए आपको रैशनैलिटी चाहिए होती है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। आप नॉन रैशनल बिलीफ्स के थ्रू भी जिंदा रह सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। कोई मुझे बता सकता है कैसे इंसान नॉन रैशनल बेवकूफाना तरीकों से भी जिंदा रह सकता है? अच्छा पहले तो ये बताए, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि इंसान जो है ना वो बेवकूफाना तरीकों पे भी अपनी जिंदगी सर्वाइव कर सकता है? सही है ना? Yes. Yes. जी, तो जरूरी तो नहीं है कि सर्वाइवल के लिए आपको ट्रूथफुल होना जरूरी है, बल्कि अगर आप ट्रूथफुल होते हो तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। आपको तो इक्वालिटी, आपको तो इक्विटी, आपको तो लोगों को हक देना पड़ेगा, जो कि सर्वाइवल के खिलाफ है। सर्वाइवल तो कहता है बस मुझे मैं मेरी जिंदा रहने के लिए, मेरी ताकत के लिए, मेरे बचने के लिए, मेरी प्रोलॉन्गेशन के लिए, मेरी लॉन्जिविटी के लिए, मेरी रिप्रोडक्शन के लिए, मेरे ख्वाहिशात के लिए, ताकि मैं बच सकूं, सब कुछ इसके लिए। तो वहां पर आप ट्रूथ को कैसे जस्टिफाई करोगे जहां पर आपको अपना उस काट के दूसरों को देना पड़ता है ताकि उसको हक पहुंच सके? Yes, अल्टीमेट जस्टिस तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली exactly. तो अगर ये अल्टीमेट जस्टिस हो रहा है तो ये सर्वाइवल के तो खिलाफ हो रहा है। तो हाउ कैन यू से कि सर्वाइवल के लिए ट्रूथ जरूरी है? तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो फिर ये बंदा क्या कहता है, ये बंदा, मैं इसको कहता हूँ ये सारी चीजें, फिर ये कहता है तो इससे क्या मतलब होता है? हम दोनों तो मानते हैं ना कि रीजन सही है, ये कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, ये मसला है मेरे लिए, क्योंकि एथीज्म के अंदर रीजन सेंस नहीं बनाता है। क्योंकि रीजन को आप मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मैटर फिर से रैंडम है, ब्लाइंड है, नॉन रैशनल प्रोसेस के थ्रू आया है। तो जो खुद नॉन रैशनल, ब्लाइंड और रैंडम है, वो कैसे रीजन को जन्म दे सकता है जो कि रैशनल हो? तो जो चीज तुम क्लेम करते हो खुदा को डिनाई करने के लिए, वो तो तुम्हारे फलसफे में एब्सर्ड है। तो तुम अपनी एब्सर्डिटी के थ्रू खुदा को कैसे डिनाई कर सकते हो? तो ये तो तुम्हारी मुनाफिकत है। तो वो कहता है नहीं नहीं, खुदा को जस्टिफाई करो एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मैं कहता हूँ जी ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं खुदा को जस्टिफाई कर दूंगा इसी लॉजिक के थ्रू। मैं कहता हूं कि जो हमें रैशनैलिटी है, ये नॉन रैशनैलिटी से नहीं आ सकती है, कॉमन सेंस की बात है। नॉन रैशनैलिटी रैशनैलिटी को जन्म नहीं दे सकती है। तो जो हमें रैशनैलिटी है, रीजन है, लॉजिक है, ये कुरान ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें उस खालिक ने जन्म दिया है जो सब कुछ देखने वाला है, सब कुछ जानने वाला है और सबसे ज्यादा हिकमत वाला है। और उसी खुदा ने तुम्हें ये हिकमत दी है ताकि तुम उसकी निशानियों को पकड़ पकड़ के हक तक पहुंच सको। अब मुझे बताए इस आर्ग्यूमेंट में, इस कन्वर्सेशन में, who is making sense and who is not making the sense? तो मेरा क्वेश्चन है और मैंने अपने टीचर से इसी आपकी माइक ऐसी है ही नहीं जो मैं समझ सकता हूँ मैम। सर आज क्लियर है। जी अब क्लियर है। सर मैं अपने टीचर वो इवोल्यूशन पढ़ा रहे थे, तब मैंने उनसे डिबेट की थी कि मैं बोला सर अगर ये सब होता है तो मतलब अब क्यों नहीं होता वैसा, जब सब पहले अगर खुद से बनाया वाटर में इवॉल्व हुआ है तो अब ऐसा क्यों नहीं था। वो सर बता रहे थे कि अभी भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया है 90s में कि वहां पे ऐसी कंडीशन बनाई है, ऐसी गैसेस वगैरह रखी है तो उससे मॉलिक्यूल बने हैं, एक फ्लास्क वगैरह में एक्सपेरिमेंट किया है। तो फिर उसके झूठ बाद बोल रहे मेरे हो, पास झूठ आंसर बोल नहीं रहे था। हो, झूठ बोल रहे हो। सुने सुने, पहले आपको क्या नाम है आपका? फौजिया खान। फौजिया, आपको नहीं लगता पहले मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए था जो मैं अभी पूछा था सबसे? हाँ सर, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, असल में वो इवोल्यूशन पढ़ा रहे थे तो मुझे उस पर डाउट था। फौजिया तो रुके रुके रुके, मैं बोल रहा हूँ जो मैंने सवाल पूछा, आपको नहीं लगता पहले उसका जवाब देना चाहिए? अभी तो हम एवोल्यूशन की तरफ आए नहीं। बहरहाल जो कह रहे हैं ना वो झूठ कह रहे हैं। जेफरी बार्डा ने उसको डिस्प्रूव कर दिया बाद में, जो वो दे रहे हैं। इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर नहीं निकाल सकते। और प्लस जो ने इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर निकालने की कोशिश की थी ना, वो उन्होंने इस बेस पे निकालने की कोशिश की थी कि जब बिग बैंग हुआ होगा तो कैसे ऑर्गेनिक मैटर निकाला होगा। लेकिन उनने वो कंडीशंस वहां पर रखी नहीं जिसके थ्रू बिग बैंग वाली जो कंडीशन थी उस वक्त, जो गैशियस नेचर था, वो वाली कंडीशन रखी ही नहीं। और उस वाली कंडीशन को जब रखा ही नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट इनवैलिडेट होता है। यू कैन नॉट क्रिएट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। और अगर रखना है तो आपको एग्जैक्ट वही सिचुएशंस रखनी पड़ेगी, वही लेबोरेटरी में आपको वो उस तरह का मीडियम रखना पड़ेगा जो बिग बैंग के वक्त था। बहरहाल ये लोगों के सिर से ऊपर चला जाएगा, आप खामा का 10 स्टेप आगे बढ़ रहे हो। पहले मुझे बताएं, मेरे सवाल का जवाब देना। हाँ सर, मैंने उनको मतलब ये नहीं पूछा, लेकिन मुझे तो लग रहा है, मतलब मुझे तो पता है वो गलत है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो बता रहे थे कि वही कंडीशन थी, वही टेम्परेचर,
और वही एयर, उसमें ऑक्सीजन भी नहीं था, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ये सब मिला के फिर उसमें से मॉलिक्यूल्स बने, ऐसा बता रहे थे वो। तो नहीं मैं मैम, फिर इन और हम जफरी बाड़ा ने आगे जाके उसकी धज्जियां उड़ाई है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आप वो टॉपिक छेड़ रहे हो जो अभी हमने छेड़ा ही नहीं है। आप खामखा लोगों को भी कंफ्यूज कर दोगे। जो टॉपिक मैं पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब देना आप लोग। जो आपका एक्सपेरिमेंट है, जो वो 90s में नहीं हुआ था, इनफैक्ट लेट 60s और 70s में स्टार्ट हो गया था। लेकिन इनऑर्गेनिक मैटर से आप ऑर्गेनिक मैटर नहीं निकाल सकते हो। प्लस अगर आपको निकालना है तो बिग बैंग वाली कंडीशन रखनी है, वो नहीं रखी गई थी। आगे जाके बाड़ा ने उसकी धज्जियां उड़ाई, उस एक्सपेरिमेंट की पड़ेगा अलग से। मेरा सवाल पहले आप एड्रेस कर दे। अभी वो एवोल्यूशन अभी मैंने टच भी नहीं किया। डार्विन पे जब मैं आऊंगा तब आप ले आना उस चीज को। यस। बहरहाल पढ़ने के लिए कहीं दिमाग में कीड़ा ना रह जाए कि जवाब नहीं है इस चीज का, भाग रहे, इसलिए मैंने बोल दिया कि आगे जाके इस एक्सपेरिमेंट की धज्जी उड़ा दी गई है। दिस नॉट वैलिड। यस सर, थैंक यू। जी, मेरा सवाल कन्वर्जेशन के रिगार्डिंग। कन्वर्जेशन में हु इज मेकिंग द सेंस? अ पर्सन जो थीस्टिक वर्ल्ड व्यू दे रहा है और अ पर्सन जो एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू दे रहा हिस्ट्रिक वैल्यूशन। है। ओके, सर मैं उसके इवन रिलेटेड इफ पूछ सकता हूँ सर? अब इस चीज, एक मिनट, क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान, एक सवाल का मुझे पहले जवाब दे। अगर एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू भी इन द सेंस कभी सेंस बना ले, क्या उसका हक बनता है कि वो अपने सेंस को जस्टिफाई कर सकता है, या अपने जो उसकी थ्योरी है, जो उसकी फिलॉसफी है, उसके थ्रू सेंस को ही सही मान सकता है? सर रिपीट करें प्लीज। अगर कभी एथीस्ट सेंस बना भी ले, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ वो कभी सेंस बनाएंगे, वो हमेशा नॉन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट्स देंगे और वो स्ट्रॉमैनिंग करेंगे, खिचड़ी बनाएंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। इसीलिए उनके साथ डिबेट करने में बड़ा एहतियात बरतना पड़ता है। टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि जिस टेक्निक को मैनिपुलेशन के थ्रू हमारे सामने इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर उनसे डिबेट करनी चाहिए। अदरवाइज वो बस खिचड़ी बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, मान ले कभी अरसलान की एथीस के साथ डिबेट हो रही है, एंड एथीस रैशनली लॉजिकली कोई बात कहता है जो कि उस वक्त पे सेंस बना रही है, बट क्या एथीस्ट उस लॉजिक, उस रैशनल को जस्टिफाई कर सकता है? हाँ, रैशनैलिटी और लॉजिक के थ्रू चीजें पता चलेगी बेस्ड ऑन जो उनका नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी का वर्जन है। क्या उसमें रीजन की कोई जगह है? सर मैं एक्चुअली उसी पे आ रहा था, उसी के रिलेटेड मेरा मतलब क्वेश्चन भी था। तो मतलब अगर आप जी वो पूछे। क्लियर कर दोगे तो मैं, तो आपने अभी बोला कि जो एथिस्ट है वो कहते हैं कि मतलब जो नेचुरलिज्म आपने बोला कि एक चीज़ जो खुद इनहेरेंटली मतलब इरेशनल है, जैसे मादा, जी वो जन्म दे रही है रैशनैलिटी को, तो ये कैसे पॉसिबल है ना? आपने, आपका यही आर्गुमेंट जी था ना? जी। लेकिन इसका तो आप मतलब एंटी भी तो आप इसका प्रूव नहीं कर सकते हो ना? किसको मतलब एंटी प्रूव कि कर सकते हैं? इसका मतलब इसका एंटी आर्ग्यूमेंट ये होगा, एंटीथेसिस का ये होगा कि जो चीज़ खुद रैशनल है, जो जिसमें खुद रैशनैलिटी प्रेजेंट है, वही एक रैशनल चीज़ को जन्म दे सकती है, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन सर अगर हम मैटर की लेवल पे देखेंगे, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे या मैटर की बात करेंगे, ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन जो है वो रैशनल डिसीजन लेता है, करेक्ट? जी लेकिन जो ब्रेन जिस चीज़ का खुद बना हुआ है, मतलब वो तो रैशनल नहीं है ना, वो तो बस मैटर है, वो मतलब वो तो मॉलिक्यूल्स है, जो भी होगा कार्बन वगैरह जो भी है, तो उसकी तो अपनी आपको कुछ। किसने बोला ब्रेन जिस चीज का बना नहीं है? ये एथीस्ट कहते हैं जो मैटर है वो इरेशनल है। हम नहीं मानते मैटर इरेशनल है। हम तो मानते हैं डिवाइन इंटरवेंशन है। हम तो खुदा को मानते हैं जिसने इसको जन्म दिया है। हम तो सर एक वो एक तो हो चीज गया के पीछे मत मानते वो हैं तो ना। हो गया उसकी, सर वो तो हो गया उसकी ओरिजिन, कि जो वहाँ से वो आया है, जिन प्रोसेस के थ्रू आया है, वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है, क्योंकि वो डिमांड करते हैं जो कोई जस्टिफिकेशन, राइट? मेरा क्वेश्चन कुछ जी और था। मेरा क्वेश्चन था कि लाइक इनहेरिटली जो मादा खुद है, लाइक जो चीज़ खुद प्रेजेंट है, जैसे कार्बन है या जो भी चीज़ है, वो तो खुद रैशनल नहीं है ना, वो तो एक इनएनिमेट थिंग है, मतलब उसमें तो कोई ऐसी रैशनैलिटी प्रेजेंट नहीं है ना, मैं वो पूछ रहा था। क्यों नहीं प्रेजेंट? नहीं, उसमें हर कोई जो मादा है वो एक सिस्टम के तहत चल रहा है, एक डिजाइन के तहत चल रहा है, और वो डिजाइन एक सर्टन तरह का रिजल्ट निकालता है। तो किसने कहा? ये तो एथीस्ट कहते हैं वो नहीं है। हम तो बोलते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, आपका आरएनए, आपका डीएनए, आपके छोटे छोटे राइबोसोम्स, वो हर चीज जो आपके मादे में है अभी, दैट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू अ डिजाइन एंड दैट इज गिविंग यू द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ डिजाइन। और वो बिल्कुल एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाते, एक मंजिल की तरफ आपको लेके जाते, और हर रोज चल रहे होते एक एक छोटा सा मादा। एक एटम में भी आपको सिस्टम दिखेगा, ऊपर आसमानों में भी आपको सिस्टम दिखता है। तो ये तो हम नहीं मानते। हम तो बोलते हर चीज में
एक प्रॉपर डिजाइन के थ्रू चीजें चलती है, और वही डिजाइन, इस डिजाइन जो रैशनैलिटी का डिजाइन है, इसको जन्म देता है। ये तो एथीस कहते हैं, वो नहीं है ना, आप एथीस का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, बल्कि आप तो मेरे आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रांग बना रहे हो कि भाई इसके थ्रू तो सीधे एथीज्म का जो जितना भी फंडामेंटल नेचर है नेचुरलिज्म के थ्रू या नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी के थ्रू, वो ओवरराइड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। बात समझ आ रही है? एक्चुअली मुझे लग रहा है हम एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है उसको एक सिस्टम के थ्रू देख रहे हो, राइट? मतलब बिगर लेंस देख रहे हो कि मतलब थोड़ा सा इसमें बोलने एक्सप्लेन सबसे करने में फंडामेंटल यूनिट क्या है इंसान का? बायोलॉजी का सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है? एटम सर, बायोलॉजी का सर, सेल बोले, सेल। सेल या जी, सेल में जितने भी मामला है ना, वो कोई इनएनिमेट नहीं है, वो कोई इरेशनल नहीं है, बिल्कुल रैशनैलिटी के साथ चल रहे, बिल्कुल एक डिजाइन के थ्रू चल रहे। तो मैं बिगर पिक्चर को नहीं, मैं स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल को देख रहा हूँ यहाँ पर। हम कह रहे क्लियरली विजिबल है माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग, राइबोसोम्स की फंक्शनिंग, आरएनए की फंक्शनिंग, डीएनए की फंक्शनिंग, जितने भी बाकी मामला है, साइटोप्लाज्म का होना, उसके इर्द गिर्द ऑन आपस में सेल्स का कनेक्ट होना, दिस इज ऑल डिजाइन, दिस इज ऑल वर्किंग इन अ लॉजिकल कंक्लूजन। हम तो मानते हैं देयर इज अ डिजाइन, हम तो मानते हैं देयर इज अ सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्ट बिहाइंड इट। उसी इंटेलेक्ट से हमारा भी इंटेलेक्ट निकलता है। आप जो कह रहे हो ना, जो आपका आर्गुमेंट, वो एथीस कहते हैं, हम उसको रिफ्यूट करते हैं इस आर्गुमेंट के थ्रू। सर तो आप नहीं दो नहीं आर्गुमेंट्स को ना आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हो, फिर बोल रहे हो नहीं ये फिक्स नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है, अपोजिंग आर्गुमेंट्स कैसे फिक्स होंगे? सर नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हो ना सर, मैं उससे एग्री करता हूँ। जो आप बोल रहे हो ना कि द सिस्टम दैट एवरीथिंग क्रिएट्स टुगेदर, फॉर एग्जांपल सलाम साइटोप्लाज्म। का सवाल तो यही था ना कि आप इस आर्ग्यूमेंट के साथ हो या उस आर्ग्यूमेंट के साथ हो। नहीं नहीं, मतलब एक सेकंड, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद मैं जो है क्लियर नहीं हूँ मेरे समझाने में। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं ना, दैट यू आर एक्सप्लेनिंग ए सिस्टम, राइट? कि इस सिस्टम के तहत जो है वो चीज़ काम करती है। आप उसकी फंक्शनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट? जी, आप एक बोल रहे डिजाइन हैं के कि तहत, जैसे कि बिल्कुल। राइबोसोम है या साइटोप्लाज्म है या जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी फंक्शनिंग जो है एक रैशनैलिटी के तहत है, राइट? जी, एक डिजाइन के तहत है, बिल्कुल। हाँ, मैं उस फंक्शनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ कि जो उसका जो उसका मैटर है ना, जिस मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो जो कार्बन कार्बन का जो एटम है, वो रैशनल है या नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल रैशनल, बिकॉज इट परफॉर्म्स अ सर्टेन फंक्शन। 10 बार कार्बन के मॉलिक्यूल को एक कंडीशन में रहोगे, 10 बार वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। 20 बार उसको किसी और मीडियम में लेके जाओगे तो उस मीडियम के साथ इंटरेक्ट करके एक और फंक्शन निभाएगा जो कि उसकी फंक्शन के साथ ही मिले। और राइट, अब उसको किसी ऐसे मीडियम में निभाओ जहां पर बाकी एटम्स उसके साथ इंटीग्रेट नहीं होंगे, वो उनके साथ इंटीग्रेट नहीं होगा कभी भी। तो यस, देयर इज अ डिजाइन बिहाइंड एवरीथिंग। हमारा तो आर्गुमेंट यही है, इसी हम्म। आर्गुमेंट के थ्रू हम उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। वो करेक्ट कहते करेक्ट देयर इज नॉट, फिर उनके बेसिस पे फिर किसी भी चीज का मीनिंग नहीं है, लॉजिक का करेक्ट। भी मीनिंग नहीं। जी सर, मैं समझ गया। यस। एक्चुअली या व्हेन यू सेड लाइक, हाँ मुझे अब समझ में आ गया। व्हेन यू सेड ना कि कार्बन व्हेन इट विल बी केप्ट इन लाइक सर्टेन कंडीशन में जब रखा जाए तो हमेशा एक ही तरीके से एक्ट करेगा, राइट? यस। या दैट या ओके सर। देखिए, रैशनैलिटी अलग है, लाइफ अलग है, ठीक है? ये दोनों को मिक्स नहीं कीजिएगा। मुझे लगता है आपके दिमाग में अभी लाइफ, जिंदा होना, और रैशनैलिटी मिक्स हो रही है। कार्बन नो डाउट मुर्दा है, मतलब एबायोटिक है इन द सेंस, जिस सेंस से आप बोल रहे हो, लेकिन उसका क्या डिजाइन है, बिल्कुल वो है। इन दो चीज को अलग अलग रखे। ओके ओके ऑलराइट। सर, सॉरी टू टेक दिस। लाइफ असल में हाइड्रोकार्बन ही है। एनीवेज, उसको छोड़ दे। आई होप दैट्स क्लियर इंशाल्लाह। अब या मेरा आगे का क्वेश्चन। जी, असला क्लियर है? यस सर, सॉरी टू टेक टू मच टाइम सर। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। चले थोड़ा एक और पॉइंट की तरफ आते हैं हम। अब हम आते हैं थोड़ा रीजन की तरफ। देखिए, इस आर्ग्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रीजन अगर हम देखेंगे ना, रीजन कहेंगे जो हमारी रैशनल फैकल्टीज है उसका इस्तेमाल करना। हम सच को जानते हैं, हमारा जो डिजायर है डिस्कवर करना, जो हमारी एबिलिटीज है इन्फ्रेंस की, इंडक्शन की या डिडक्शन की, ये सारी चीजें इसी रैशनल फैकल्टीज में आती है। और ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा, सॉरी, मादा है हमारे होने का, कि हम इसी के थ्रू किसी चीज को वैलिडेट करते हैं। जब हम लॉजिकली रीजन करते हैं तो हमारी कंक्लूजन जो है ना, वो जब वैलिडेट हो जाती है तमाम तर रीजंस के थ्रू, तब जाकर हम उस पे कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये सही चीज है या हाँ ये गलत चीज है। तो टेक्निकली अगर हम स्पीक करें ना, कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रेमिसेस एंड लॉजिकल गोल। अब मेरे कहने का मतलब क्या, मैं जरा आपको बता देता हूं। सी,
मैं कहता हूं जितने भी बैचलर्स इस यूनिवर्सिटी में है वो सारे के सारे अनमैरिड है। फिर मैं कहता हूं अरसलान जो है ना वो बैचलर है। अब इससे क्या मानी निकाल सकते हो? अरसलान अनमैरिड है। कंक्लूजन क्या निकालोगे? यस, अरसलान अनमैरिड है। ठीक है, इनको हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। हम देखते हैं ये जो कंक्लूजन है ना ये फॉलो करता है उन रिलेशनशिप्स को जिन पे हम प्रेमिसेस बांधते हैं। यस और नो अरसलान? यस सर। मेरे साथ एक दो माइक पे आए क्योंकि मुझे जरूरी ओवरहेड लर्निंग यहाँ पर करवानी है। दिस इज टेक्निकल पॉइंट। आई एम ऑन माइक सर। ओके, अरसलान इज ऑन माइक। मेरे साथ एक और आ जाए, एक दो टेक्निकल पॉइंट है, मैं चाहता हूँ सबको समझ आ जाए। Yes, sir, I'm on mic. जी, नाम बताए। Fawzia Khan. फौजिया खान। ओके अरसलान, फौजिया, मैंने अभी आपको बोला जितने भी बैचलर्स जितने भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में है वो अनमैरिड है। फौजिया यहाँ पर स्टूडेंट है, अरसलान भी यहाँ पर स्टूडेंट है। इससे आपने क्या निकाला कि फौजिया भी अनमैरिड है, अरसलान भी अनमैरिड है। ठीक है ना? Yes, sir. मींस मैंने जो कंक्लूजन निकाली वो मैंने उन प्रेमिसेस की रिलेशनशिप पे निकाली। और ये जो Yes. मैंने कंक्लूजन निकाली ना, ये जो मैं देख पा रहा था, ये जो मेरी इनसाइट बन पा रही थी, ये मैं फिजिकली नहीं दिखा सकता हूँ किसी को। क्या जो आपके Yes. दिमाग में ये इनसाइट बनी, क्या आप दिमाग से निकाल के सामने प्रेजेंट कर सकते हो इसको किसी को? देखो ये है No, इनसाइट sir. मेरी। ठीक है, Hmm. फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि किस तरह से ये प्रेमिसेस आपस में कनेक्ट होके कंक्लूजन तक लेके निकाल सकती है। बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड में एज पर एथीज जितनी भी चीज है वो ब्लाइंड है, नॉन रैशनल है, Yes. इलॉजिकल है। राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. फिजिकल वर्ल्ड तो कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि दो अलग अलग चीजों को मिला के मैंने तीसरी चीज कैसे कंक्लूड कर दी। Yes. यस, तो इतना सबको क्लियर होना चाहिए। अब हमें यह भी पता चला, जो मेरा आर्ग्यूमेंट थर्ड था कि फौजिया और अरसलान अनमैरिड है, वो फॉलो करते हैं 1 और 2 को। अगर वो 1 और 2 को फॉलो नहीं करेंगे वो वैलिडेट नहीं होंगे। सही बात है ना? Yes, sir. यानी मैं ऐसे कहूं कि जितने भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी में है वो अनमैरिड है, यहाँ पर स्टूडेंट है, अरसलान भी यहाँ पर स्टूडेंट है। अब फिर आपने कहा इसका मतलब फौजिया भी अनमैरिड है, अरसलान भी अनमैरिड है। मींस दो प्रेमिसेस को वैलिडेट करके ही तीसरा कंक्लूजन मैंने दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसका मतलब ये है फौजिया भी मैरिड है, अरसलान भी मैरिड है, डज दैट मेक सेंस? No, sir. इट डज नॉट मेक सेंस। यानी कंक्लूजन को पहले दो प्रेमिसेस को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर मैं उसको वैलिड कंक्लूजन कहूंगा। Yes. ठीक है, अब सिर्फ हाँ. इतना नहीं, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, दोनों मेरे साथ रहेगा, अरसलान भी और फौजिया भी। मैं Yes. अरसलान और फौजिया को कहता हूं कि अरसलान, मैं ऐसे कहता हूं कि फौजिया, अरसलान ने 5 बुरी बस को देखा है। ठीक है, जो भी ये बुरी बस है उसको छोड़ दे। फिर Oh, जो ये सर 5 बुरी बस थे, किसको देखा है? सर किसको देखा है? छोड़ दे आप, वर्ड को बिल्कुल छोड़ दे आप। ठीक है, जो भी है Okay. आप ABC इसके बाद यूज कर ले। मैं आपको कहता हूँ Okay. अरसलान ने 5 बुरी बस को देखा है। जो ये हाँ. 5, फिर मैं दूसरा आर्गुमेंट देता हूँ, जो ये 5 बुरी बस थे जिनको अरसलान ने देखा वो येलो है। क्या Okay. आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि बुरी बस आर येलो इन कलर? Yes, sir. यस, कर सकते हो ना? हाँ. यस। अब ये मैंने क्या किया, मैंने बस एक ऐसा वर्ड दिया जो कि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बिना हाँ. एग्जिस्टेंस के भी आपने एक लॉजिकल कंक्लूजन दे दी, वैलिड आर्गुमेंट दे दिया ना? Yes. Yeah, इससे obviously, क्या sir. पता चलता है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो सिर्फ जुमलों को नहीं पढ़ता है बल्कि उनके पीछे मीनिंग्स को भी निकालता है। Yeah. अब मैंने बुरी बस दिया, Yes. आपको बुरी बस पता ही नहीं है, लेकिन तब भी आपने बोला मैंने बोला अरसलान ने 5 बुरी बस देखे, ये जो 5 बुरी बस थे ये येलो कलर के थे। आपने कंक्लूड किया कि इसका मतलब बुरी बस येलो हो सकते। अब बुरी बस क्या है ये हाँ, किसी sir. को नहीं पता है, अल्लाह की कसम मुझे भी पता नहीं है बुरी बस क्या होते हैं। लेकिन तब भी आपके Yes. दिमाग में मीनिंग बना और उस मीनिंग के थ्रू आपने वैलिड आर्गुमेंट निकाल दिया। ठीक है, Yes. तो इट मींस हमारे दिमाग का हाँ. इनेट नेचर है कि अगर दो सेपरेट मादों को हम रखें, यहां पर एथीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो मैटर्स को यहां पर रखें, तो उसके पीछे जो समझने वाली चीज है वो किस तरह से आप थ्रू मैटर डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि दो मैटर के थ्रू एक नॉन मैटर तो नहीं आना चाहिए था जो कि मीनिंग है। Yes, sir. Yes. सर कम बात अगेन समझ आ रही है अरसलान? सर फिर एक बार। मैं एक और समझ चीज आई. से दिखाता हूँ। मैंने आपको आर्गुमेंट 1 दिया, आर्गुमेंट 2 दे दिया, ऑलराइट? Yes. जी। अब दो तरीके इसको समझने के, एक तो ये है कि आपने सिंबल्स को समझा,
मैंने एक सेंटेंस में एक सिंबल रखा, दूसरे में दूसरी रखा, फिर तीसरे में मैंने तीसरी रखा। अगर सिर्फ सिंबॉलिक डेटा होता ना तो आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे। इसको रिलेट करने के लिए जरूरी है कि आप इसका मीनिंग समझो। ये सर पहले में मैंने आपको लैंग्विस्टिक बोला होना कि जी, पहले मैं आपको बोला ये यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे अनमैरिड है। फिर मैंने बोला फौजी और अरसलान अनमैरिड, सॉरी यहाँ के बच्चे। आपने बोला इसका मतलब फौजी और अरसलान अनमैरिड होंगे। आपको चाहिए। मतलब पता था, मीनिंग पता था अनमैरिड का, और आपको सिंबल्स भी समझ आ रहे थे। दूसरे में यस मैंने एक ऐसा वर्ड यूज किया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई पता ही नहीं है, अता पता ही नहीं है, लेकिन तब भी आपने उसका मतलब निकाला। तो ये जो इंसाइट है ना, ये जो बन हाँ रही है पीछे दो प्रेमिसेस को यूज करके, ये इंसाइट कैसे आपको नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू एक्सप्लेन करके दे सकता है? ये तो क्लियरली आपके सामने प्रूफ है कि हमारे अंदर एक इंसाइट है जो कि मादी नहीं है। अगर सिर्फ यस मादी होती ना तो हम दो मैटर को मिला के तीसरा मैटर नहीं निकाल सकते थे, यस और वो वाला मैटर जो दो के साथ मिलता हो। यस सर। सो रू इज द नॉट ग्रेट ओनली अब एग्जाम्पल। yes, not only our minds can come to a conclusion that is based on evidences, चाहे external evidences हो, our minds also can establish the relationship between the premises, and the यस relation between those premises cannot be explained through physical or empirical evidences. यस इनडायरेक्टली जो हमारे दिमाग में इंसाइट्स बनती है, मीनिंग्स बनती है, ये जो लॉजिकल रिलेशनशिप्स बनते हैं, ये मैटर कभी फॉलो ही नहीं कर सकता है, क्योंकि मैटर नॉन रैशनल है, मैटर ब्लाइंड है, मैटर रैंडम है। उसके थ्रू कैसे ये रिलेशन बन के एक लॉजिकल कंक्लूजन निकल सकता है? यस अरसलान, अब बात समझ आई? जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है मुझे समझ में। मतलब फिजिकल प्रोसेसेस आपस में मिलके एक डेस्टिनेशन तक लेके जाए, ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि मैंने अपने आंखों पे पर्दा डाल दिया और मैं आपको होटल तक पहुंचा सकता हूं मैं आंखों पे पर्दा डाल के? नहीं। नो सर। नहीं। तो जब दो फिजिकल प्रोसेसेस को मैं जोड़ रहा हूं, तो जो उनके दरमियान ये लिंक बन रही है, और उस लिंक के थ्रू मैं एक कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहा हूं, ये तो फिजिकल खिलाफ है ना, यस क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज ब्लाइंड है, रैंडम है, नॉन इंटेंशनल है, नॉन रैशनल है। तो वो जो यस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही थी, इनसाइट बन रही थी, कंक्लूजन बन रही थी, वो फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू तो नहीं बन सकता है, जो कि कहते हैं मैटर एज इन टर्म्स ऑफ एथीस्ट। यस अब बोलो अरसलान, बाकियों को समझ आ रहा है मैं क्या बात कह रहा हूँ? हाँ ना में जवाब दे। यस। यस। आपके कहने का मतलब सर ये है कि जो ये है अगेन सर सॉरी लाइक बट आई एम रियली स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दिस। आपके कहने का मतलब है जो नेचुरल प्रोसेसेस है वो डिडक्शन फॉलो नहीं कर सकते। नहीं वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके कंक्लूजन की तरफ नहीं निकाल सकता ना, एज पर द एथीज्म। मेरे कहने का मतलब नहीं, एथीस्ट ऐसा कहते हैं। ओके मेरे साथ कोई और स्टूडेंट सर लाइन पे मैं आ जाए ताकि अरसलान को हम समझा सके। जी सर मैं करने की कोशिश करूं। क्या नाम है आपका? शादमान। अच्छा, शादमान। शादमान, मैं आपको एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट देता हूँ, यू टेल मी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ओके? ताकि अरसलान को जी समझ आ जाए, क्योंकि अरसलान के थ्रू सबको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। मैंने आपको प्रेमिस 1 दी और मैंने आपको प्रेमिस 2 दी, और फिर आप उससे प्रेमिस नंबर 3 निकाल रहे हो, ऑलराइट? यस लेकिन सही। premise जी 1 as per atheist can be deduced to matter, और matter non-rational, blind, random है। और premise 2 भी, उसको भी हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैटर अगेन इज नॉन रैशनल, ब्लाइंड, रैंडम। सही बात कह रहा हूं? यस सर। लेकिन आपने उन दो प्रेमिसेस को यूज करके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की, एक इनसाइड बिल्ड की, जिसके थ्रू आप कंक्लूजन पे आ गए। सो इज इट पॉसिबल एज पर द एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि दो प्रेमिसेस से एक लॉजिकल आर्गुमेंट निकाल सके? नहीं सर, इनफैक्ट सर इससे बियॉन्ड भी जाके, इनफैक्ट सिर्फ फिजिकल ही नहीं, अगर इंसान गोडल्स थ्योरम को थोड़ा सा समझेगा तो व्हाट यू सी देयर कि एक स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, और वो क्लियरली प्रूव कर सकते हैं कि उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली आप प्रूव कर नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम एनी पर्सन रीड्स दैट स्टेटमेंट, दे नो कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो पॉइंट इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारी इंसान की अंडरस्टैंडिंग है वो मैथ फॉर्मल मैथमेटिक्स के बियॉन्ड है।
इसका मतलब है एग्जैक्टली कि सिर्फ फिजिकल चीजें ही नहीं, इवन वो मैथमेटिकल चीजें जो सिर्फ आप अपनी इमेजिनेशंस में बनाकर और उसके साथ खेलते हो, इवन उन चीजों के उन सिंबल्स के अमंग भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टोटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप इतना ज्यादा बियॉन्ड हो फिजिकल। यस। अच्छा मैं ऐसे बता दूं, शाहरुख सर आपकी माइक ना थोड़ा वीक है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। अगर एक चीज जिसको मैटर कहते हैं उसके डायमेंशंस है ए बी एंड सी, और दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरी चीज वो भी मैटर है, उसके आर्ग्यूमेंट्स उसके डायमेंशंस है ए बी एंड सी, तो क्या इन तीन डायमेंशन से कभी बाहर ये चीज निकल सकती है जिसकी नो, बेसिस ही तीन चीजों पे? कभी निकल सकती ना? नहीं निकल सकती सर। नहीं निकल सकती, एग्जैक्टली लेकिन जब आप दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो, फिर उसके थ्रू तीसरे आर्ग्यूमेंट को लाते हो, तो डजंट दिस प्रूव कि मैटर को एक अलग सी डायमेंशन में जाके ये चीजें, मतलब रीजन को अपनी डायमेंशन छोड़ के चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है? यस सर। रीजन हैज टू ट्रांसेंड द डायमेंशंस जिसके बेस पे एथीस्ट इसको रीजन कहते हैं, हालांकि वो तो रीजन में मानते ही नहीं है अगर उनके वर्ल्ड व्यू से देखें। यस सर। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम क्यों किसी चीज की लॉजिकल वैलिडिटी में बिलीव करते हैं? हम क्यों मानते थे कि बुढ़ी बस कोई चीज है? क्योंकि हमारे अंदर ये इनेट नेचर है कि हम सिर्फ प्रेमिसेस को नहीं देखते बल्कि प्रेमिसेस की रिलेशनशिप को भी देखते, उसके थ्रू हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पे आते, और वो जो रिलेशनशिप है, वो जो इनसाइट्स है, उसके थ्रू जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है, वो नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता है। ये जो इनसाइट है, ये जो कुछ भी कहे, सिक्स सेंस कहे, सेवन सेंस कहे, वॉट एवर, ये एक्सप्लेन, ये कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती है नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर। तो दिस इज सर समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन रूह भी इसका ही एग्जाम्पल है, क्योंकि मेडिकल साइंस इसको प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन ह्यूमन लाइफ भी इसके बगैर नहीं रह सकती। एम आई राइट? जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। ये इसको किसको, ये आप ये लॉजिक और रैशनैलिटी और कॉन्शियसनेस को कहते हो? नो सर, मतलब रूह जो इंसान, मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो रूह है, लाइफ जिसकी वजह से होती है, दैट आई थिंक। ये क्या नाम है आपका बेटा? फौजिया खान। फौजिया, आप ना 10 स्टेप आगे चले जाते हो, एंड इट्स अ गुड थिंग, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे मसले पूरे क्लास को आएंगे क्योंकि पूरा क्लास कंफ्यूज हो जाएगा। मैं कोई और मोमेंटम बिल्ड कर रहा हूँ, कोई और टॉपिक बिल्ड कर रहा हूँ, आप वहां से छलांग मार के 180 डिग्री टर्न करके रुख की तरफ चले गए। ऑलराइट, कंफ्यूज हो जाता है आई इसका क्लास, थिंक तभी इस मैंने कहा, रिलेटेड है। तभी बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह की कसम रिलेटेड है। मैं यही से कह रहा हूँ, यू आर थिंकिंग 5-6 स्टेप्स अहेड, और ये अच्छी बात है, लेकिन आपको उस बंदे का भी ख्याल रखना है क्लास में जिसको बेसिक से भी चीजें पता नहीं है, उसको भी हमें समझाना है, वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यस ऑलराइट, यस एक्चुअली यूनिवर्सिटीज में मैं हूँ तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दैट्स व्हाई। हाँ उस पे आएंगे ना, आपको क्यों लगता है हम नहीं आएंगे उस पे? ये जो कोर्स है हमारा, इसमें रूह छोड़ो, अगर रूह के बियॉन्ड भी कोई चीज बोली गई हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे इंशाल्लाह, आप टेंशन ना ले उस चीज की, यस लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो यस ट्राई टू कंट्रोल योर हॉर्सेस ताकि उन बच्चों को फायदा मिल सके जो बेसिक से बिल्ड कर रहे हैं। यस। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं हम। मुझे एक बेसिक सवाल का जवाब दे और इसके पीछे लॉजिक भी दीजिएगा मुझे। पहले साइंस है या पहले रैशनैलिटी है, रीजन है? सर रैशनैलिटी 100% सर। रैशनैलिटी। ओके, इट मीन साइंस को अपने आप को प्रूव करने के लिए, जाहिर सी बात है जब मेरे पास रैशनैलिटी है ही नहीं, मैं साइंस कहां से लाऊं? साइंस तो बिल्ड ही assumption, मतलब रीजन को तो हम कहते ही इट इज द फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो साइंस को अपने आप को प्रूव करने के लिए पहले रीजन को प्रूव करना पड़ेगा कि रीजन कहां से आया है, क्योंकि ह्यूमन माइंड की डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी नहीं होती साइंस कभी आ ही नहीं सकती है। साइंस छोड़े सोशल साइंस नहीं आ सकती है, सोशल साइंस छोड़े कोई चीज ही दुनिया में आप कंक्लूड या वैलिडेट या इनवैलिडेट नहीं कर सकते, राइट? और करेक्ट। यही यस चीज है सर। जो हमें जानवरों से सेपरेट करती है। जानवरों के पास, मुझे एक बात बताए, आपने कभी किसी कॉकरोच को देखा है कॉफी कप पीते हुए और आपस में डिस्कशन करते हुए ये जो नेतन्याहू कर रहा है ये सही है गलत है? या नहीं किसी सर। कभी कुत्तों को या गधों को या बकरियों को या भेड़ों को या गायों को देखा है आपस में रेस्टोरेंट में मिलते हुए, खाना खाते हुए, या बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनाते हुए और फिर देखते हुए ये जो बिल्डिंग बनी है कितनी खूबसूरत है, कितनी बदसूरत है? या तो ये जो रीजन है ये हमें डिस्टिंग्विश करता है जानवरों से, ये हमें बताती है सही क्या है, गलत क्या है, बातिल क्या है, जाहिर क्या है, बातिन क्या है, जाहिर क्या है,
खूबसूरती क्या है, बदसूरती क्या है, इट मीन्स ये हमारी एबिलिटी है विच हेल्प्स अस टू प्रोग्रेस एंड एडवांस। एंड इन फैक्ट हम अपने रैशनल फैकल्टीज को ही ट्रस्ट करते हैं बिफोर वी इवन बिगिन टू कंडक्ट साइंस। साइंस शुरू ही नहीं हो सकती है जब तक कि हमारा बिलीफ ही नहीं हो अपनी रैशनल एबिलिटीज पे। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही। जी सर। राइट राइट। तो ये जो बिलीफ है आपका अपनी रैशनल फैकल्टीज पे, ये नेचुरलिज्म के थ्रू कैसे प्रूव हो सकता है? ये सोचिए जरा। विदाउट सच एजम्पशन, ये जो एजम्पशन हम लगा रहे होते हैं कि हमारी रैशनैलिटी हमें सब कुछ सही बताएगी, इस एजम्पशन के बगैर हम तो किसी चीज को एविडेंस, फैक्ट, ट्रूथ, प्रूफ भी नहीं कह सकते। तो ये एजम्पशन कैसे वैलिडेट होगी थ्रू नेचुरलिज्म? यानी जिस चीज को नेचुरलिस्ट खुद इस्तेमाल करते हैं अपने वर्ल्ड व्यू को एस्टैब्लिश करने के लिए, दैट इज अगेन अगेंस्ट देयर ओन वर्ल्ड व्यू, जो कि बाद में वो लेके आते हैं। लेकिन हम कहते हैं बिल्कुल ये पार्ट है इंसान का, ये अल्लाह ताला ने दिया है, वी हैव अ क्रिएटर, दिस चीज, ये चीज प्रूव करती है कि भाई हम जहां कहीं से भी आए, तुम एवोल्यूशन कहो, तुम डेवोल्यूशन कहो, तुम सप्ल्यूशन कहो, आई डोंट केयर अबाउट तुम्हें कोई भी वर्ड यूज करना है। इसका मतलब ये है कि जहां कहीं से भी शुरू हुई है ना, वहां पर लॉजिक था, वहां पर रैशनैलिटी थी, वहां पर मीनिंग थी, वहां पर पर्पस था, वहां पर डिजाइन था। दैट इज हाउ वी आर एबल टू हैव ऑल दीज थिंग्स। अदरवाइज एवोल्यूशन इस चीज को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। यस सर। बिल्कुल ठीक है सर। इनफैक्ट आप जब अपनी एग्जिस्टेंस पे भी सवाल करते हो तो बिना रीजन के कर ही नहीं सकते हो। कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी जब आप देते हो बिना रीजन के दे ही नहीं सकते हो। जब साइंटिस्ट किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और उसको आंसर करते हैं कि ये जो एजम्पशन है ये सही है कि गलत है, तो जो चीज उस वक्त यूज करते हैं दैट इज रैशनल, उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको वो चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जहां से आया है। तो बिफोर साइंस कम्स रीजन, और रीजन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फ्रॉम एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये आया कहां से है, ये लॉजिकल वैलिडिटी, ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ये किस बेसिस पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं मानते हैं रीजन और रैशनल में, मैंने पहले ही कह दिया हम मानते हैं, हम एक सर्टन वर्ल्ड व्यू से मानते हैं, थीस्टिक वर्ल्ड व्यू से उसको मानते हैं कि वी हैव दैट। हाउएवर उनके फाउंडेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगेन रीजन को मैटर बना दो, मैटर अगेन ब्लाइंड है, नॉन रैशनल है, रैंडम प्रोसेस से आया है, तो वो कैसे रीजन आउट करके आपको सही कंक्लूजन की तरफ लेके जा सकता है? तो सी हाउ इरैशनल इट इज। तो अभी मैंने टॉपिक का नाम ही आज रखा एथीज्म इज इरैशनल, एथीज्म इज इलॉजिकल। साइंस बहुत यूजफुल टूल है, अल्लाह की कसम जबरदस्त टूल है दुनिया को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट मेक इट द गॉड। और साइंस क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं कि सिर्फ जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, जो एम्पेरिसिज्म के थ्रू प्रूवन है, जो पॉजिटिविज्म के थ्रू प्रूवन है, बस वही चीज हम मानते हैं। भाई अगर वैसी चीज है तो तुम्हारा सारा वर्ल्ड व्यू ही क्वेश्चन होता है, क्योंकि तुम रीजन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि रीजन खुद कहां से आ रहा है, और रीजन कैसे वैलिडेशन दे सकता है किसी चीज को जो खुद इनवैलिडेशन पे चल रहा है, ब्लाइंड प्रोसेस भी चल रहा है। होप दैट इज क्लियर। अब मैं इसको ज्यादातर यहां पर नहीं छेड़ूंगा, मुझे बताए ये चीजें क्लियर है अभी तक? आगे बढ़ सकता हूं मैं? जी यस सर। सर। जी सर। ओके। तो फिलोसफिकल नेचुरलिज्म मैंने क्या कहा? अगर मेंटेन करता है कि रीजन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रैंडम नॉन रैशनल फिजिकल प्रोसेसेस पे, तो वो एथीस्ट जो कि नेचुरलिज्म को फॉलो करता है वो कैसे एज्यूम कर सकता है कि इस चीज को वो नेचुरलिज्म पे फिट कर दे? ये तो बिल्कुल अपने उलट है, ये बिल्कुल अपने जो ना बरक्स है, बिल्कुल अपने खिलाफ दो चीजें, जद में है दो चीजें, कि रैशनैलिटी नॉन रैशनल फोर्सेस के थ्रू आई है। और जो अभी फौजिया ने एक्सपेरिमेंट दिया ना, वो जो 19 वो क्या है, वो स्लिट शादमान सर, व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू वो इनऑर्गेनिक मैटर से उन्होंने कोशिश की थी ऑर्गेनिक मैटर बनाने की, लेकिन वो बना नहीं पाए थे? स्लिट एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं, नहीं नहीं, आई डोंट थिंक, आई थिंक दैट्स डिफरेंट। वो क्वांटम या कुछ मैकेनिक्स से कहते हैं, आता मुझे है। भी याद नहीं आ रहा है। राइट, बट आई मीन एनीवेज, आज तक कभी भी कोई सेल कभी भी बन नहीं पाया है ऑब्वियसली, और मतलब हम एग्जैक्टली कहीं भी दूर दूर तक उसके करीब नहीं, बेशक। एग्जैक्टली दूर दूर तक अभी हम नहीं पहुंच पाए, और अगर पहुंचना है तो आपको वही कंडीशन रखनी पड़ेगी जो बिग बैंग के वक्त कंडीशन थी, गैसेस नेचर वही रखना पड़ेगा। ठीक है? और उस वक्त आप वो मेटल्स रख रहे हो जो कि उस वक्त गैसेस नेचर में पॉसिबल नहीं थे। तो एनीवेज उस पे कभी और आते हैं, बट आगे बढ़ते हम। अच्छा, एथीज्म को भी अगर हम यूज करें ना, तो हम अपनी रैशनल फैकल्टीज को अगेन जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म
अगर हम बेसिक लेवल्स ऑफ रियलिटी पे जाए, अगेन मैं फिर से ये चीजें आपके दिमाग में बसा रहा हूँ, ब्लाइंड, रैंडम, नॉन रैशनल फिजिकल प्रोसेसेस, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, वो सब इर्द गिर्द घूम रहे हैं विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी इंटेंडेड आउटकम। लेकिन बड़ी अजीब सी चीज है कि हर कोई एटम, हर कोई मॉलिक्यूल, हर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल वो आपको एक काम करके देता है, हर बार वही काम करके देता है, लेकिन ये कहते हैं कि ये नॉन रैंडम है। बड़ी अजीब सी बात है। तो अगर फिजिकल स्टफ का कोई पर्पस नहीं है, तो जो चीज आप उस चीज से बना रहे होते हो वो कैसे आपको पर्पस फुलफिल करके दे रही है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये किस लेवल पे इलॉजिक है, किस लेवल पे इरैशनैलिटी है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर देम। अच्छा, मैं आपको ऐसे भी ये चीज समझा सकता हूँ। मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 1000 रुपए नहीं दे सकता हूं, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? मैं क्यों नहीं आपको 1000 रुपए दे सकता हूं? या तो हाँ, देना चाहते नहीं है या है नहीं। ये है नहीं आपके पास। हाँ, मैं यही कहूंगा कि देखिए भाई, मेरे पास है ही नहीं 1000 रुपया। और क्यों नहीं है मेरे पास 1000 रुपए? क्योंकि मैं जॉबलेस हूं, और मुझे बैंक भी नहीं देगा, क्योंकि मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा खराब है। तो जब मेरे पास कोई चीज है ही नहीं, क्या मैं वो आपको दे सकता हूं? नो। नो। मैं नो सर। आपको बोलता हूँ गाय जो है ना वो जूस देगी, सॉरी, मैं आपको बोलता हूँ गाय जो है ना वो जूस नहीं दे सकती है। आप क्या बोलोगे क्यों नहीं दे सकती है? क्योंकि गाय के एबिलिटी नहीं म्यादे है, में, गाय के लैकिंग। मेमोरी ग्लैंड्स में जूस नहीं बन सकता है ना। जी। अब अगर यस। आप मुझे बोल दो नहीं नहीं गाय जो है ना वो जूस देती है, मैं आपको पागल समझूंगा कि मैं आपको ये सेन पर्सन समझूंगा? बोले जरा मुझे। पागल ही पागल। समझेंगे सर। यस। आई पागल ही आई समझेंगे होप ना, सो। यानी जब एग्जैक्ट, जब किसी चीज के पास कोई चीज है ही नहीं, तो वो कैसे वो चीज दे सकती है या बना सकती है? और सिर्फ ना होने का मतलब नहीं है, जब मेरे पास वो बनाने के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, जब मेरे पास वो बनाने के मादे है ही नहीं, तो क्या तब भी मैं बना सकता हूँ उस चीज को, दे सकता हूँ आपको उस चीज के? नो नो। जैसे आप मुझे बोलते देखो आपने इसलिए मुझे पैसे नहीं दिए क्योंकि आपके पास 1000 रुपए नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर भी बर्बाद है, आपको बैंक भी नहीं देगा। तो कोई बात नहीं, आप मशीन तो होगी आपके पास पैसे बनाने की, उससे मुझे दे दो। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास मशीन भी नहीं है, मेरे पास पैसे बनाने का जो एलिमेंट है वो तक नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे आपको दूं? सही बात है ना? यस। यस। तो इससे हम कंक्लूड ये करते हैं कि एक चीज, कोई भी मादी, कोई भी मटेरियल चीज जिसके पास दूसरी चीज बनाने का मादा नहीं है, वो आपको वो प्रेजेंट नहीं कर सकती है। सही है? यस। A thing डेफिनेटली यस। cannot give rise to something if it does not contain it, or if it does not have the ability to give rise to it. सही बात? यस। यस। जी सर अगेन फिर फिजिकल प्रोसेसेस जिनमें रैशनैलिटी है ही नहीं, वो कैसे रैशनैलिटी को जन्म दे सकते हैं एज पर एथिज्म? फिजिकल प्रोसेसेस बाय डेफिनेशन नॉन रैशनल है, they do not have an insight. So even suggest that rationality can come from non-rational processes is exactly as believing the thing that something can come out of nothing, कि कुछ बन चुकी है न होने की वजह से। तो इतनी बेवकूफाना आर्ग्यूमेंट्स है। सो होप इंशाल्लाह बिल्कुल। दैट थिंग इज अगेन क्लियर। मैंने इस चीज के भी थ्रू आपको थोड़ा इनसाइट देने की कोशिश की। तभी मैं कहता हूं मैं एथीज के साथ पहले तो डिबेट करता नहीं हूं, अगर करता हूं तो उस पर रूल सेट होंगे कि भाई ये रैंडम डिबेट्स नहीं होंगे, जो आप स्ट्रॉ मैनिंग करोगे, जो आप फैलेसीज यूज करोगे, ये नहीं चलने वाली, ये दोनों नहीं चलने वाली है। पहले उसूलों के थ्रू हम जाएंगे। किसी भी चीज को वैलिडेट करने से पहले आप रीजन पे आओगे कि रीजन को कैसे वैलिडेट करोगे, क्योंकि एज पर योर थ्योरी रीजन वैलिडेट ही नहीं होता है, वो रैशनल है, नॉन रैशनल है, ब्लाइंड है। फिर हम आएंगे अल्लाह के वजूद पे, और अल्लाह के वजूद पे जब आएंगे तो मीजोथीज्म तुम यूज नहीं करोगे, तुम अल्लाह के वजूद को डिस्प्रूव करोगे, और मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और फिर हम आएंगे अल्लाह की सिफात पे, फिर अल्लाह अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, मर्द है, औरत है, वो बाद में आएंगे। तभी मैंने बोला while debating with them you have to be very careful, क्योंकि ऐसी मैनिपुलेशन डेविलिश टेक्निक्स यूज करते हैं ना कि आप खुद कंफ्यूज होते हैं, भाई ये कहाँ आर्ग्यूमेंट चली थी और कहाँ पहुंच गई, इसकी तो कोई कंक्लूजन नहीं है। और जाहिर सी बात है जो कंक्लूजन में बिलीव ही नहीं करते, रैशनलिटी में बिलीव नहीं करते, वो किसी चीज को कैसे रैशनल एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं? जी सर, वो एनीवेज, तो जानबूझ के एक ऐसी ही डायरेक्शन में जानबूझ के ले जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं। इनफैक्ट एग्जैक्टली। उनका पॉइंट ही यही होता है कि कोई कंक्लूजन नहीं। और याद रखिएगा, मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं, पब्लिक डिबेट से ऐतराज ही करना चाहिए, इस वजह से क्योंकि पब्लिक डिबेट्स में किसी की इस्लाह नहीं होती है, पब्लिक डिबेट्स में कोई हक पे नहीं आता है, क्योंकि वहां पर अना, ईगो, सेल्फ एस्टीम वो लाइन पे लगी होती है। हर कोई इंसान यस। दूसरे को डिस्प्रूव करने की कोशिश करता है रादर देन कमिंग टू ट्रूथ। हमारा काम ये नहीं है कि तुम्हें डिस्प्रूव करे, हमारा काम है तुम्हें सच्चाई की तरफ लेके आए।
तो पब्लिक Yes, डिबेट्स में दैट्स नॉट पॉसिबल, बट नॉनदलेस अगर जाओगे तो यू शुड बी वेरी कॉम्पिटेंट। एनीवेज, अब आगे जाके आते हैं हम इस पर। अच्छा, इन सारी चीजों से हमने क्या सीखा? इन सारी चीजों से हमने सीखा कि जो नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव है एथिज्म का, वो ना ही सिर्फ इरेशनल है, बल्कि वो रीजन के जिद में है, वो रैशनैलिटी के जिद में है, रीजन के वजूद के भी जिद में है। वो एग्जैक्टली उस चीज के जिद में है जिस चीज को वो यूज करते हो खुदा को डिस्प्रूव करने में, यानी रैशनैलिटी को। ठीक है, तो दिस थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर। अब इस पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, उसमें मैं इंशाल्लाह या तो अगली क्लास में आ जाऊंगा या तो उसके बाद वाली क्लास में आ जाऊंगा, जो कहते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी तो इनसाइट होती है, वो भी तो जो है ना वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, रीजन दे सकते हैं। सर, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसको हम सिंटैक्टिकल और सिमेंटिकल वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर सिंटैक्टिकल रादर देन सिमेंटिक, ह्यूमंस आर सिमेंटिक। और दूसरी चीज, जिन चीजों की वजह से वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनसाइट्स पाती है और मीनिंगफुल कंक्लूजन्स आपको देती है, दैट इज बिकॉज ह्यूमंस ने उनको डिजाइन किया है और वो ह्यूमंस के पास वो एबिलिटी थी। कंप्यूटर खुद बन के वो जी चीजें सर। नहीं कर सकता था। मैंने जिस चीज को बनाया ना, वो जाहिर सी बात है मेरी ही एबिलिटीज की एक्सटेंशन होगी। कंप्यूटर इंसानी एबिलिटीज की ही एक्सटेंशन है, क्योंकि इंसान ने उसको बनाया है, तो जाहिर सी बात है उसमें वो चीज होगी होगी। कोई कंप्यूटर ऐसे बनाए ना जो कि खुद वजूद में आ जाए, खुद बना दे और फिर बोले ऐसी चीज हो, और जो इंसानी वजूद के खिलाफ जा रही हो। एनीवेज, वो कभी और आएंगे उस पर। बट एक लास्ट वाला टॉपिक आज छेड़ते, उसके बाद इस क्लास को मुकम्मल करते हैं। अब सवाल आता है, जो वो एवोल्यूशन के बारे में कहते हैं कि देखिए हम तो इवॉल्व हुए और एवोल्यूशन की वजह से हम रैशनल हुए, तो क्या डार्विनियन एवोल्यूशन जस्टिफाई कर सकती है हमारी रैशनल फैकल्टीज को? जरा ये देखने की कोशिश करते हैं। नेचुरलिस्ट कहते हैं हमारे एंसेस्टर्स को जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था कि वो सच जान सके, तो सच के लिए उन्होंने एबिलिटी डेवलप की। अच्छा, ये बड़ी एक चीज में मुझे बड़ी फैसिनेट करती है, अल्लाह की कसम, ये रिलीजन वालों को कहते हैं, इस्लाम वालों को कहते हैं, जो नूह अलैहिस्सलाम की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरीज देते हो, ये सिर्फ फेबल्स है, स्टोरीज है, कहानियां बुनते हो। सबसे ज्यादा स्टोरीज तो ये बुनते हैं हाँ भाई। सर। ये कहते हैं तुम लोगों ने देखा ही नहीं है इब्राहिम को, मूसा को, ईसा को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और तुमने गढ़ दी है वो स्टोरीज, कोई आद है, कोई समूद है, कोई फिरआउन है, कोई डिमका है। भाई तुमने कौन सा देखा है अपने एंसेस्टर्स को ये हरकतें करते हुए कि तुमने स्टोरी गढ़ दी है? सबसे ज्यादा इफ, वंस अपॉन अ टाइम तो ये लोग यूज करते हैं। एनीवेज, उसको साइड में छोड़ देते, बट इस चीज को नजर में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरलिस्ट कहते हैं कि अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जरूरी था कि वो सच को जानते, और सच को जानने के लिए बहुत जरूरी था कि वो एबिलिटी ऐसी डेवलप कर सके जो कि उनको इस सर्वाइवल में हेल्प करती। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर्वाइवल के लिए ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट। खुदा का वास्ता है मुझे बताएगा, अभी जो मैंने आपको आर्गुमेंट दे दिया 15 मिनट पहले, कि सर्वाइवल झूठ पे भी हो सकता है, बल्कि ट्रूथ तो सर्वाइवल के खिलाफ है। एंड इनफैक्ट अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि सर्वाइवल के लिए ट्रूथ इंपॉर्टेंट था, ये एक लंबी लिस्ट, लंबी फहरिस्त खोल देती है प्रॉब्लम्स की। वो क्या क्या है, जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। पहली तो फहरिस्त यही है कि जो चार्ल्स डार्विन खुद था, उसको खुद इस चीज पे डाउट था। 1881 में वो लेटर लिखता है जहां पर वो कहता है कि वो चीज जो मुझे जबरदस्त डाउट में डालती है वो है इंसानी दिमाग की जो कन्विक्शंस, कंक्लूजन्स होती है, जो कि डेवलप हुई है फ्रॉम लोअर एनिमल्स। तो अगर हमारी ये कन्विक्शंस, अगर हमारी ये कंक्लूजन्स, अगर हमारी ये रैशनैलिटीज डेवलप हुई है फ्रॉम द माइंड ऑफ द लोअर एनिमल्स, तो क्या हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी कन्विक्शन पे, कोई ऐसे लॉजिक पे, रैशनल पे कंक्लूड कर सकता है जो कि एक बंदर के दिमाग से, एक पेड़ के दिमाग से, एक खच्चर के दिमाग से आ रही हो? नो नो। कर सकता है आप में से कोई? तो डार्विन तो खुद इस नो चीज पे सर। डाउट करता था। और दूसरी चीज, जब जब ये एक लाइफ जैकेट बचाने की कोशिश करते हैं ना ताकि अपनी रैशनैलिटी को डिफाइन कर सके, जी तो फिर से उसमें फंस जाते हैं। अब कैसे, मैं जरा आपको बताता हूँ। नेचुरलिस्टिक एवोल्यूशन आपको पता होनी चाहिए, ये कहते हैं कि एवोल्यूशन इज फ्री फ्रॉम डिवाइन इंटरवेंशन, यानी खुदा से बिल्कुल बरक्स है, आजाद है। अकॉर्डिंग टू दिस, हमारी जो दिमाग है, माइंड्स है, ये इवॉल्व हुए टू बी रैशनल, ताकि हम नेसेसरी, जो सर्वाइवल के लिए नेसेसिटीज थी, वो सब हम जमा कर सकें, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन इस क्लेम के साथ प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमारी एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, वो रिक्वायरमेंट नहीं है सर्वाइवल की, बल्कि वो सर्वाइवल के खिलाफ है। भाई जाहिर सी बात है, एक बंदे ने 2 नंबरी कर दी,
आप एक जज हो अदालत में, आपकी एबिलिटी है, रैशनैलिटी है सच और बातिल को निकालने की, तो आप वहां पर उसके सर्वाइवल को प्रोलॉन्ग करोगे जिसने गुनाह किया है, या उसको वहां पर सजा देके कत्ल करवा दोगे? सजा देंगे। सजा देंगे ना, तो ये तो सर्वाइवल के खिलाफ है। सेकेंडली, मेंटल इंसाइट्स रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग दुनिया में है जो खच्चर है, बेवकूफ है, बदबख्त है, 2 नंबर है, वो तब भी जिंदा रह रहे, एग्जिस्टेंस तब भी कर रहे। एवोल्यूशन इज अबाउट द एबिलिटी टू सर्वाइव, नॉट अबाउट द एबिलिटी टू मेक लॉजिकली वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, कि एवोल्यूशन कैसे डिफाइन कर सकती है हमारे डिजायर को, जो आवर डिजायर टू डिस्कवर, जो कि सबसे नेसेसरी फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर एक रैशनल माइंड का। रैशनल माइंड क्या करता है, बोले जरा, हम कंटिन्यूअसली अपने रैशनल माइंड से क्या कर रहे होते हैं? थिंकिंग कर रहे होते हैं, थिंकिंग कर क्रिटिकल कोई एक्सप्लोर कर रहे इंस्टीट्यूशन होते हैं इवन सर, नए एविडेंस। आइडियाज ढूंढ रहे होते हैं। या हम डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, हमारे अंदर ये इनेट डिजायर है चीजों को डिस्कवर करने का, जी यस सर। यस। राइट? तो जो ये तो जो हमारी ट्रूली सर्वाइवल के वाइज, खिलाफ है। जी जी जी, शाबाश सर। सर, मैं बस ये कह रहा था कि मसला यही है कि आप जितना ज्यादा, मतलब मसलन एज एन एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट आप काइंड ऑफ सोच रहे हैं मैंने कितनी सारी चीजें फिगर आउट कर ली हैं, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। बट मसला ये है कि आप एज एन एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट जितना ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उतना ही गहरा गड्ढा है जो आपको फिल करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग कि इतना इंटेलिजेंट इंसान किधर से आया। तो एग्जैक्टली, दैट इज तो द ये पॉइंट। बड़ा बड़ा उल्टा कहानी है, वो अपना ही जी, गड्ढा खोद रहे हैं। मेरी सर्वाइवल का मेरी इंटेलिजेंस से क्या लेना देना है? मेरा सर्वाइवल तो मेरी रिप्रोडक्शन पे, मेरे खाने पीने पे मबनी है। भाई खाया पिया, हो गया। अब ये इंटेलिजेंस, ये बिल्डिंग्स बनाना, फिर आपस में कॉम्पीट करना, उससे बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, गाड़ियां बनाना, गाड़ियों के नट बोल्ट्स बनाना, पहिए बनाना, फ्लाइंग कार्स बनाना, क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना, बायोलॉजी को पढ़ना, केमिस्ट्री को पढ़ना, फिजिक्स को पढ़ना, ये मेरी सर्वाइवल के साथ कैसे लेना देना है इसका? ये सर, ये ये तो जब से ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस है तब से हो रही है ना। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले भी तो मतलब अगर उनकी इवॉल्व हुई है, लेट्स सपोज, तो उन्होंने पहले आग की फिर ऐसे ही उन्होंने और चीजों की भी तो डिस्कवरी की ना, तो फिर इसका कैसे रिलेशन है? वो तो स्टार्टिंग से उनकी फेस से देखे तो उनके फेस से भी तो यही शो करता है कि वो भी डिस्कवरी ही कर रहे थे। आप लोगों का यहाँ पर आना, क्लास सुनना, चीजें सीखना, इससे आपके सर्वाइवल का क्या लेना देना है? आपके इस क्लास के बगैर खाना पीना नहीं खा सकते हो, आ सकते हैं। पानी नहीं पी सकते हो आप लोग, बेशक, क्यों नहीं। मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हो आप लोग इस क्लास को अटेंड किए बिना। ये सर, तो ऑफ ये सब कोर्स कुछ हो सकता इंटेलिजेंस जो है ना, इसका कोई, ये जो रीजन है, इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी इसके साथ, सर्वाइवल के साथ। है। नेचुरलिस्टिक डेफिनेटली। एवोल्यूशन इसको डिफाइन ही नहीं कर सकती है। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ठीक सर है, एक्चुअली तो अब सर्वाइवल ट्रूथ जी के, जी, अगर सर्वाइवल को देखे और उसको ट्रूथ समझने की कोशिश करे तो वो एक्चुअली थ्रेट है सर्वाइवल के लिए, रेदर देन कि वो एग्जैक्टली, उसके लिए जरूरी है। एक और मसला ये भी ओके। है कि ऑल्ट्रुइज्म भी एग्जिस्ट करता है, ना जस्ट इंसानों में बट इवन जानवरों में। तो अक्सर जानवर अपनी जान काइंड ऑफ जानबूझ के गवाते किसी और को बचाने लगे, तो ये किधर से आ गया? एग्जैक्टली, भाई एक एक बंदा नेशनलिज्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, फैमिली को बचाने के नाम पे, दूसरों को बचाने के नाम पे अपनी जान देता है। तो ये कहां से आ गए? ये तो मेरी सर्वाइवल के खिलाफ है, मैं तो अपने सर्वाइवल के बिल्कुल उलट चल रहा हूं। तो एवोल्यूशन कैसे इसको बयान कर दे? एवोल्यूशन तो ये है कि मैं बच जाऊं, मेरे लिए सब कुछ। इट कांट। इट कैन नॉट। यू नीड टू अंडरस्टैंड। तभी मैं कह रहा हूँ, ये भेड़ बकरियों की तरह दौड़े मत लगाया करो, हर आर्गुमेंट को पकड़ के चल जाते हो। फंडामेंटल्स को देखा करो। आपके पास फंडामेंटल्स की डिटेलिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप किसी भी इंसान के साथ डिबेट नहीं कर सकते, लेट अलोन एथीस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी। आप अपने घर वालों के साथ डिबेट नहीं कर सकते इफ यू डू नॉट नो द फंडामेंटल्स अपॉन विच दे आर लेड अपॉन। सर कमाल की फंडामेंटल्स बात, जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, कमाल की बात ये है है। कि उस बंदे ने अपनी किताब का नाम सेल्फिश जीन लिखा है और उसके पास एग्जैक्टली, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि सेल्फिशनेस किधर से आई। और आखिर सेल्फ वो खुद तो नॉलेज बांटना चाह रहा है, तो ही इज नॉट सेल्फिश अपेरेंटली, तो फिर ठीक है, तो तुम एग्जैक्टली। कहाँ से आए?
नाम रखा है किताब ने, रिचर्ड डॉकिंस जो है ना, उसने अपनी किताब का नाम रखा है सेल्फिश जीन, लेकिन खुद सेल्फलेस है। हर किसी इंसान को एथीस्ट करना चाहता है क्योंकि बोलता है मुझे हक पे पहुंचाना है। तो ये कैसे आ गया? तुम्हें तो सेल्फिश होना चाहिए था, तुम्हें तो बस अपने आप को बचाना चाहिए था इस सर्वाइवल में। एनीवेज, अजीब, मैंने तभी बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम सिर चकरा जाता है व्हेन यू थिंक अबाउट व्हाट दे थिंक अबाउट। मतलब टॉकिंग फ्रॉम अ न्यूरोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अल्लाह की कसम तमाम जो आपके अंदर हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनका बिल्कुल 360 डिग्री चलाना पड़ता है इस फलसफे पे रहने के लिए। एंड आई डू नॉट नो हाउ यू कैन डू इट। आपका सेरोटोनिन, आपका डोपामीन, आपका कॉर्टिसोल, जितने भी केमिकल्स है, वैसोप्रेसिन, एसिटाइल एमाइन, ग्लूटामेट, ये जो आपकी जिंदगी को चलाते, इनको बिल्कुल 360 डिग्री पे ट्विस्ट करके इस चीज को बिलीव करना पड़ेगा और फिर जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट। It's not possible. एनीवेज जी, एनीवेज पॉइंट मेरा क्या था? पॉइंट मेरा यही था कि इट इज डेट्रीमेंटल टू द वेरी एग्जिस्टेंस। मैं आपको ऐसे बताता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कोई बंदा है जो मानता है कि जितने भी इंसेक्ट्स है उनकी बॉडी पे अगर रेड कलर का डॉट है तो वो पॉइजनस है, ठीक है? तो वो क्या करेगा? वो हमेशा उन इंसेक्ट से बचने की कोशिश करेगा, वो तमाम इंसेक्ट से बचने की कोशिश करेगा जिनके ऊपर रेड डॉट है। तो वो उसके सर्वाइवल को तो हेल्प करेंगे, लेकिन ये बिलीफ फॉल्स भी है क्योंकि बे इंतहा इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी पे रेड डॉट है, दे आर हार्मलेस। लेडी बर्ड की आप एग्जांपल ले लें। अच्छा, इसी तरह कोई इंसान बिलीव करता है जितने भी फंगाई है वो पॉइजनस है, लेकिन आपको पता है बटन मशरूम्स है, वो फंगाई है लेकिन पॉइजनस नहीं है, दे आर हेल्दी, न्यूट्रिशियस। तो सच्चाई जानना तो आपकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सच्चाई सर्वाइवल के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था कि आप इलॉजिकल हो सकते थे कि जितने भी इंसेक्ट्स है वो पॉइजनस है, जितने भी मशरूम्स है, जितने भी फंगाई है वो पॉइजनस है। तो सच्चाई जानना तो कहीं पर भी सर्वाइवल के साथ लिंक नहीं है, आप उसके बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन तब भी आपने सच्चाई ढूंढने की कोशिश की। इसीलिए एक फिलोसफर है एंथनी ओहेयर, जो एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कैसे एवोल्यूशन एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती इस चीज को। अच्छा, ये हमजा जॉरिस ने अपनी किताब में डिवाइन रियलिटी में कोड भी किया, बहुत खूबसूरत किताब है, दो तीन जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोली थी, जरूर पढ़ेगा इन दो तीन किताबों को। वो कहता है, एंथनी ओहेयर कहता है कि एक चिड़िया कैटरपिलर्स को अवॉइड कर सकती है बेस्ड ऑन कि उसने देखा इन पे रेड कलर का डॉट है तो ये पॉइजनस है। लेकिन जब इसने ऐसी चीज एज्यूम कर ली ना कि ये पॉइजनस है बेस्ड ऑन द रेड डॉट, और उसने वो एक्सपीरियंस देखा होगा, तो वो उन कैटरपिलर्स को भी अवॉइड करेगी जो भले ही रेड डॉट रखती हो लेकिन वो पॉइजनस ना हो। तो इससे सर्वाइवल चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर इंसानों का इन एक एक जानवरों को तकसीम करना, देखना क्या सच में हर कोई रेड डॉट पॉइजनस है कि नहीं, ये सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के खिलाफ जाती है। सर्वाइवल ये है कि आप सच में हर किसी से दूर हो जाओ, लेकिन इंसान दूर नहीं होते। इंसान को 100 कॉकरोच की किस्म मिलेगी ना, 100 कैटरपिलर की किस्म मिलेगी ना, 100 मशरूम्स क्या हजारों मशरूम्स की किस्म मिलेगी ना, वो दूर नहीं रहेंगे उससे फॉर देयर सर्वाइवल, वो उसके पास जाएंगे और उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये तो आपके सर्वाइवल के खिलाफ है। दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रैशनैलिटी का, ट्रुथ का सर्वाइवल के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जब एवोल्यूशन कहती है कि हम इवॉल्व हुए हैं ट्रुथ जानने के लिए, कि ट्रुथ हमारे लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट था, तो ये बिल्कुल झूठा दावा है। इट्स ट्रूली फॉल्स, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। Our desire to discover something possesses a problem for evolution. There is no need for evolution to result in abilities that allow us to understand physics, chemistry, mathematics, biology, biochemistry, social sciences. कोई नीड ही नहीं है एवोल्यूशन में इन चीजों की। भाई खाना पीना रिप्रोड्यूस करना ये काम है एवोल्यूशन के थ्रू, तो मैं ये सब्जेक्ट्स क्यों बना रहा हूं? तो थिंक हाउ इलॉजिकल इट इज। और सिर्फ इतना नहीं, जैसे ऑल्ट्रुइज्म की बात की यहां पर शादमान ने, तो उसी ऑल्ट्रुइज्म के थ्रू आप देखिए जो एथीस्ट एस्ट्रोनॉट्स होते हैं और वो कहते हैं कि साइंस के थ्रू हम एस्ट्रोनॉमी हमने सीखी है, एस्ट्रोफिजिक्स हमने सीखी है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो वो एस्ट्रोनॉट एक ऐसी जगह पे क्यों जाता है स्पेस में जहां पर उसको पता होता है कि 17,000 फीट के बाद 5 लाख किलो का जो रॉकेट है वो बर्स्ट होने वाला है, और कोई चांस नहीं है कि मैं वापस आ भी सकता हूं कि नहीं, और उसके चांसेस अगर वापस आने की भी वो बहुत कम है। या कोई क्लाइंबर क्यों माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगा जहां पर उसको पता है कि भाई हर साल लाखों में वहां पर लोग मारे जाते, तो अपनी जान क्यों जोखिम में डालते? ये तो सर्वाइवल के खिलाफ है। कोई मॉन्क, कोई एक समझ ले एक हर्मिट बंदा क्यों दुनिया को छोड़ छाड़ के अलग से चला जाता है पहाड़ों में और तनहा रहता है जहां पर उसकी सर्वाइवल पे खतरा आएगा, सिर्फ अपनी इनर पीस को जानने के लिए, पकड़ने के लिए? ये तो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के ही खिलाफ है।
तो ये जो डिजायर टू डिस्कवर है ना, ये एवोल्यूशन एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती है, बिकॉज इन लॉट्स ऑफ द केसेस आवर डिजायर्स टू डिस्कवर override the desire to survival. This is something which needs to be understood in a very logical, rational argument. In conclusion, मैं ये कह सकता हूं जो हमारी हायर लेवल ऑफ रैशनैलिटी है, डिजायर है, वो ऐसी चीजों की तरफ हमें लेके जाती है, ऐसी चीजों की तरफ हमें टाइम स्पेंड करवाती है जो कि सर्वाइवल के साथ कोई लिंक नहीं है उसका, जैसे आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी, नॉवेलिटी, सॉरी नॉवल, कॉन्ट्रासेप्ट। अच्छा, अजीब सी बात है, ये साइंस जो है ना, ये कहता है कि एवोल्यूशन के थ्रू सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है और इसीलिए एवोल्यूशन होती है। तो मुझे बताए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्यों हम डेवलप कर रहे हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के खिलाफ है? कोई ऐसी चीज जो एवोल्यूशन के थ्रू सामने आई है बेस्ड ऑन अपने सर्वाइवल के लिए, वो क्यों ऐसी चीज बना रही है जो उसके सर्वाइवल के खिलाफ है? दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथोडोलॉजीज, कॉन्डोम्स, फेमिडोम्स, जिंक, ये टैबलेट्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सर वन मोर थिंग, लाइक एकदम बेसिक लेवल पे जिस इंसान ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सड़क पे चलते हुए लोग जब दो लोगों को लड़ते देखते हैं तो लोग अक्सर वहां जमा होते हैं। तो जब भी कुछ मसला होता है, कुछ खतरे की चीज होती है, तो एक्चुअली में देखा जाता है कि लोग वहां जमा होते हैं। तो ये भी एकदम बरक्स है लाइक सर्वाइवेबिलिटी के। एग्जैक्टली, ये भी सर्वाइवल के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, अब आप कहोगे नहीं सर, ये ना एनवायरमेंटल फैक्टर से आता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर से आने के लिए आपकी बॉडी में वो मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि ये वाले एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्सेप्ट हो। यस और नो? यस सर। और यस सर। साइंस का एक सब्जेक्ट है एटॉमिक एनर्जी, तो वो भी फिर डिस्कवर नहीं होना चाहिए था। जी जी, वो तो सही बात है। मैं कह रहा हूं अगर आप कहोगे कि नहीं, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर जहां पर आप पैदा होते हैं, जो आपकी मॉरलिटी शेप की जाती है, उसकी वजह से होता है, तो मॉरलिटी शेप करने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स का आप पे ये वाला असर डालने के लिए बहुत जरूरी है ना कि आपकी बॉडी में वो मैकेनिज्म हो कि इन चीजों को एक्सेप्ट यस करे। सर। यस सर। तो वो मैकेनिज्म कहाँ से आ रहा है? वो मैकेनिज्म तो मैटर के थ्रू प्रूव ही नहीं हो सकता है। यस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डार्विनियन एवोल्यूशन एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती इन सारी चीजों को। द डिजायर टू डिस्कवर इज अगेंस्ट द डार्विनियन एवोल्यूशन। इसीलिए एक यस। बायोलॉजिस्ट है जॉन ग्रे, वो कहते हैं अगर इंसानी दिमाग एवोल्यूशन के थ्रू ग्रो हुआ है फॉर इट्स सर्वाइवल, तो थिंकिंग का क्या रोल है दुनिया में? सोचने का क्या रोल है सर्वाइवल में? नॉलेज दुनिया की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है, इसका क्या रोल है? इसका तो कोई रोल ही नहीं है। प्योरली जो नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी है वो अकाउंट ही नहीं कर सकती है ऑफ द नॉलेज जो अभी हमारे पास है। ये किताबें लिख लिख के भर देना, ये लाइब्रेरीज लिख देना, ये हजारों लाखों करोड़ों में पेज और आर्टिकल छापना, इसका क्या रोल है भाई आपकी सर्वाइवल के साथ? कोई रोल ही नहीं है। डीएनए डिस्कवरर फ्रैंक्स क्रिक, मैंने आपको बोला था वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल, मैंने आपको पहले ही सेशन में बता दिया थोड़ा बहुत उसके बारे में। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि किस तरह फिर ये जो सर मेरे क्रिक साथ है था या आवाज वो। बहुत कट रही है आप सर? आवाज कट रही है मेरी? नो सर। नहीं ठीक है। ओके, मैंने आपको यही कहा था कि ये जो क्रिक था फिर लास्ट में ही बिकेम अ बिलीवर, और उसने कहा कि ये जो हमारे हाईली डेवलप्ड ब्रेन्स है, अगर ये एवोल्यूशन के थ्रू आगे बढ़े हैं, तो इनमें ये डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक ट्रूथ कहां से आई है जो हमें एबल करती है टू बी क्लेवर? क्योंकि ये सर्वाइवल के साथ तो ये आपकी हायर रैशनैलिटी का कोई लिंक लेना देना ही नहीं है। हम सबको जानवरों की तरह जो है ना वो खाने पीने रिप्रोडक्शन की तरफ होना चाहिए, ये बाकी चीजें क्यों? और कॉग्निटिव साइंटिस्ट स्टीवन पिंकर भी कहते हैं हमारे ब्रेन्स शेप हुए थे फिटनेस के लिए एज पर एवोल्यूशन, ट्रुथ के लिए तो नहीं हुए थे, लेकिन हमारा ब्रेन तब भी ट्रुथ पकड़ पाता है। और सैम हैरिस जो कि एक एथीस्ट है, न्यूरो साइंटिस्ट भी है, वो कहता है साइंस एक वक्त पे जवाब दे देगा इस चीज का। हमारा जो लॉजिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल जो हमारी इंट्यूशंस है, वो नेचुरल सिलेक्शन से तो जाहिर वो खुद एक्सेप्ट करता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, डार्विनियन एवोल्यूशन है, उसके थ्रू तो ये एक्सप्लेन नहीं हो सकती है, लेकिन एक वक्त आएगा साइंस इसकी जवाब देगा। अच्छा, एक वक्त आएगा साइंस इसकी जवाब देगा। तो आप मानते हो ना साइंस की लिमिटेशंस हैं? तो इन समरी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बहरहाल सैम हैरिस का भी एक काउंटर आर्गुमेंट मैं आपको दे सकता हूँ, मतलब उसके खिलाफ, वो इंशाल्लाह अगले सेशन में होगा। उसको बोलते हैं रिलायबिलिज्म। रिलायबिलिज्म होता है कि आपको यकीन होता है कि एक वक्त पे ऐसा होगा। अब ये यकीन कहाँ से आता है? वो भी मादे से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, क्योंकि मादा अगेन नॉन रैशनल है, ब्लाइंड है, रैंडम है, तो ये यकीन कैसे दे सकता है? ये एक कंक्लूजन की तरफ आपको कैसे लेके जा सकता है? एनीवेज, मैं कभी और आऊंगा उस पर अगले सेशन में। बट समरी में मैं ये दे रहा था
कि जो एथीस्ट है वो जब कहते हैं कि अपनी रैशनल फैकल्टीज के थ्रू हम गॉड को डिस्प्रूव कर सकते हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी है, क्योंकि जिस चीज में वो बिलीव करते हैं उसमें रैशनैलिटी रैंडम है, ब्लाइंड है, नॉन रैशनल है, तो इन चीजों से खुद वो रैशनैलिटी को कैसे यूज करके ये दे सकते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल आयरनी है कि जिस एबिलिटी को यूज करते हो खुदा को दुत्कारने के लिए, जो कि रीजन है, वो उसको खुद एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, लेकिन हम कहते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं रीजन को यूज चीजों की हकीकत तक जानने के लिए, क्योंकि ये खुद हमें उस रब ने दिया है जो खुद को कहते हैं मैं समी हूं, मैं अलीम हूं, मैं हकीम हूं, मैं कादिर हूं, मैं जाहिर हूं, मैं बातिन हूं, मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं। तो उसी खुदा ने दी है, और ये तो गिफ्ट है हमारे पास जिसके थ्रू हम हकीकत तक पहुंच पाते हैं। तो होप दैट्स इंशाल्लाह क्लियर। अगले सेशन में रिलायबिलिटी पे जाएंगे या फिर रिलायबिलिज्म पे जाएंगे, और गॉड ऑफ गैप्स वाला आर्गुमेंट जो बहुत बड़ा दिया जाता है जिसपे दजिया उड़ाते हैं वो लोग, उसको पे भी हम जाएंगे, और हम इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्सिटीज पे भी जाएंगे, और जो फौजिया ने स्टार्ट में कहा था वो एक्सपेरिमेंट में भी अगले या उसके अगले में हम इंशाल्लाह उस चीज की तरफ चले जाएंगे। और कंप्यूटर्स का भी जो आर्गुमेंट दिया जाता है, कंप्यूटर्स भी तो थिंक करते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, उस पे भी इंशाल्लाह आगे जाके AIVN ईच एंड एवरीथिंग उस पे आएंगे। सर सो आपने जो होप बोला दैट्स क्लियर इंशाल्लाह। वॉटसन एंड क्रिक के बारे में, तो आपने बोला कि क्रिक जो है वो बिलीवर बन गया था, तो ये बात जी सही दोनों में से एक ना बिलीवर, जी दोनों में से एक फिर आगे जाके बिलीवर बन गया था। मैंने मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्रिक था कि वॉटसन था, लेकिन उसने खुद बोला था कि ये जो DNA है, जिस तरह का मैकेनिज्म इसमें है, ये हो ही नहीं सकता है कि ये रैंडम हो, ये हो ही नहीं सकता ये खुद आया हो, या ये अनडिजाइंड हो, या नॉन इंटेंशनल हो, या फिर ब्लाइंड हो। बिल्कुल ये तो एक डिजाइन दिखाता है, तो आई नाउ बिलीव इट्स डन बाय अ डिजाइनर, इसके पीछे कोई ना कोई है। तो ये मुझे पढ़ाया गया था डबल स्टैंडर्ड DNA डिस्कवरी, लेकिन ये नहीं बताया गया था। नहीं बताएंगे ना, उनका वर्ल्ड व्यू टारगेट हो जाएगा ना। यस सर। और सिर्फ इतना नहीं, जिसने सुपर कंप्यूटर पहली बार बनाया था ना, यस सर। वो US एरोनॉटिकल स्पेस का शायद एडवाइजर था, ठीक है, उसी ने या सुपर कंप्यूटर पहली बार बनाया था। उसने जब बनाया था ना, लाखों हजारों चीजें, इक्वेशंस, वेरिएबल्स को फिक्स करके उसने बनाया था वो। उसने फिर खुद या कहा था कि भाई ये ये सुपर कंप्यूटर, ये डब्बा बनाने के लिए मुझे पागल होना पड़ा, मुझे हजारों चीजें एक साथ जोड़नी पड़ी, हजारों इक्वेशंस, हजारों वेरिएबल्स को फिक्स करना पड़ा, और तब जाकर कोई एक रिजल्ट मुझे मिला, और मैं कहता हूँ ये डिजाइन। तो एक पूरी कायनात जो करोड़ों वेरिएबल्स पे चल रही होती है, करोड़ों कॉम्प्लेक्सिटी पे चल रही होती है, मैं कैसे कह रहा हूँ ये बनी नहीं है, ये खुद ब खुद आई है। डिब्बा बनाने के लिए इतनी मुसीबत, और कायनात बनाने के लिए मैं कहता हूँ ये खुद आई है। यस एक्चुअली सर वो एक बड़े रूम में रखा जाता था, पहला सुपर कंप्यूटर बहुत कॉम्प्लेक्स था। जी hope that answers inshallah. I'll have to go यस for now. I won't be able to take your questions. मैं inshallah आपके questions अगले सेशन में ले लूंगा। लिख के रखिएगा, make sure कि भूल ना जाए questions। तो साथ में कॉपी पेन रख के लिखा करिए जितने भी सवाल हो। तो अगले सेशन में I'll take question answers and I'll move to some more arguments जिसके थ्रू मैं आपको प्रूव कर सकूं एथीज्म इलॉजिकल है, इरेशनल है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, और अगर इरेशनल और लॉजिक को भी यूज करते हैं तो ये उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। एनीवेज, सी यू गाइस इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।